हाय, क्या हाल चाल? ठीक होंगे यार। वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैंने जो भी शूट किया था लास्ट डे में जो वीडियो, उसकी पूरी फ्रेम उड़ गई है ना। उसमें सिर्फ वॉइस आ रही थी, वीडियो प्ले नहीं हो पा रही थी, पूरी मेहनत बेकार गई, दुख हुआ। लेकिन ठीक है, फिर से शूट कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लग गया इस कारण से। पता नहीं वो क्यों हुआ, मुझे रीज़न ही समझ नहीं आया। तो वो सब मेहनत भी बेकार गई, वीडियो भी बेकार गई, फिर से शूट करना पड़ रहा है डबल से। तो कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट, टेलीग्राम पे अच्छे से क्यूज सॉल्व करना है यार। वो तुम्हारी स्पीड, एक्यूरेसी सब कुछ इंक्रीज़ करेगा। और जितने क्वेश्चन मिले सब लगा डालो यार, आंसर तो तुरंत पता चल जाता है। जहाँ से भी क्वेश्चन मिले लगा दो। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारा बेनिफिट होगा। हो सकता है उसी टाइप के क्वेश्चन आ भी गए, खुशी होती है। फिर जो उसी टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में तो खुशी होती है। तो क्वेश्चन अच्छे से लगाना और अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। जो बोलना था बोल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा हो गया था कहाँ तक? हमने पढ़ लिए थे पिछली वीडियो में जीरो ऑर्डर। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एक हो गया था जीरो ऑर्डर और उसी के बाद अपन ने पढ़ लिए थे क्या? फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर क्या लिखते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन ROR बराबर के a टू द पावर 0। मतलब ये इसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। सेकेंड, इसका अपन ने के रेट कांस्टेंट के फॉर्म में इक्वेशन क्रिएट करे थे। वो क्या था? तो वो था AT बराबर A0 माइनस KT। इसका ग्राफ भी बनाए थे, बहुत सारी चीज़ें भी लिखे थे। हाफ लाइफ लिखे थे, तो T हाफ बराबर A/2K ये आया था अपने पास। मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? के की इसी जीरो ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर टाइम कुछ भी हो सकता है ना। इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के a टू द पावर 1। और यहाँ पे इसी की इक्वेशन अपन ने सेम इसकी तरह थी, ln फॉर्म में बनाए थे। क्या बनाए थे? ln AT बराबर ln A0 माइनस KT, यही बनाए थे। इसी को और अच्छे से इधर उधर क्रिस क्रॉस करके अगर सेट करे थे तो क्या बना था? K कांस्टेंट बराबर 2.303 बट्टा में T log 10 बेस पर A0/80। A0 क्या है? तो ये है स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन। हमेशा स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन ही आएगा। परसेंटेज में अगर दिया हो, अगर जैसे कि 20% कंप्लीट हो गई है, 50% कंप्लीट हो गई, तो उस टाइम पे स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें 100% लेके चलना है। फिर जितना हुआ है, जैसे 20% हो गई तो 80% बची है, जितना बचा हुआ है वो 80 की जगह पे आएगा। तो ये भी अपन ने पढ़ लिए थे। रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए? तो बहुत ही सिंपल है, पर टाइम या फिर टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स भी लिख सकते हैं, जैसे सेकेंड इनवर्स, आवर्स इनवर्स, मिनट इनवर्स, कुछ भी हो सकता है। टाइम इनवर्स हो गया। टी हाफ का बहुत ही इजी बना था अपने पास। क्या बना था? 0.693 बटे में के कांस्टेंट है यहाँ पे। टी हाफ लाइफ मतलब कि स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन आधा बचेगा। ये सारी इसकी इन्फॉर्मेशन हो गई। एग्जाम्पल वगैरह अच्छे से मैंने बता दिया था। इसी के बाद एक शॉर्ट ट्रिक भी है इसी के अंदर। किस टाइप की शॉर्ट ट्रिक है? कभी कभी इक्वेशन दे देगा वो कि 20% कंप्लीट हो गई है, तो टी हाफ लाइफ कितना होगा? तो उस टाइम पे तुम्हें कैसे निकालना है? तो तुम्हें निकालना है इस तरीके से। एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जो फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे अपन अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है इसके बराबर? AT बराबर A0 1/2 की पावर T बटे टी हाफ। दिख रहा होगा, बड़ा हो गया है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपन। कर सकते हैं क्या? AT बटे A0 बराबर 1/2 की पावर T बटे टी हाफ। मतलब ऊपर जो टाइम आएगा वो टाइम क्या रहेगा? जितने परसेंट कंप्लीट हुई है वो जितना भी बोल दे, 12.5 बोल दे, 25% बोल दे, या कुछ भी बोल दे, जितना कंप्लीट हुआ या इनकम्प्लीट बचा है उसको 80 की जगह पर रखना है। स्टार्टिंग वाला हमेशा 100% मानना है। और हाफ की पावर क्या है? T/T2। तो जो भी इसकी पावर, पहले क्या कर लेना है? बेस बराबर कर लेना है। ये जो बराबर है ये एक 1/2 के बराबर हो। जैसे फॉर एग्जांपल 1/4 को अपन क्या लिख सकते हैं? 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं। बेस बराबर हो गया, तो इसकी जो पावर है वो बराबर हो जाएगी क्या? T बटे टी हाफ के। तो यहाँ पे टी हाफ लाइफ निकलेगी T/2। वो जितना भी टाइम दिया है उसका आधा। तो उस हिसाब से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर, सिंपल। ये शॉर्ट ट्रिक थी, इसको भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी इससे भी तुम हाफ लाइफ निकाल सकते हो। पहले ये इक्वेशन लगाना पड़ेगा, इस इक्वेशन से के निकाल के तुम्हें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। या फिर के बराबर 0.693 की जगह बट्टे में हाफ डायरेक्ट रख के तुम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। इसको अपन अभी क्वेश्चन अप्लाई करेंगे तब करेंगे। जीरो ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। फिर क्या आता है? एक कॉमन कॉन्सेप्ट आता है अपना, जो सेकेंड और थर्ड ऑर्डर पे अपन अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनके लिए अपन बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं पढ़ते हैं। सेकंड ऑर्डर का मैं सिर्फ एक एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद अपन क्या करेंगे? डायरेक्ट उसके अंदर के कांस्टेंट वाली इक्वेशन देखेंगे और टी हाफ लाइफ देखेंगे। 2 ग्राफ देखेंगे, सिंपल, अपना खत्म हो जाएगा।
हमारे पास ये कॉमन कॉन्सेप्ट होता है सेकेंड और थर्ड ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर के लिए अप्लाई नहीं होता है। मतलब कि यहाँ पे n बराबर कोटि है तो अगर n बराबर ऑर्डर है तो n बराबर 1 नहीं होना चाहिए, n बराबर के 0 होना चाहिए। 0 हो सकता है, सेकेंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है। थर्ड ऑर्डर के ऊपर कोई भी ऑर्डर आता नहीं है और अपन पढ़ते भी नहीं। तो यहाँ पे ये अपना मोस्ट कॉमन है। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, इसको याद कैसे रखना है देखो, n-1 तो याद होगा है ना। n-1 अपन ने कहाँ देखे थे, तो अपन ने हाफ लाइफ में देखे थे, n-1 कर रहे थे अपन, ठीक है। वहाँ पे अपन ने अप्लाई करे थे यही वाला। तो अब यहाँ पे क्या करना है, KT है, KT पहले भी पढ़े हैं, तो KT बराबर याद हो तो अपन इक्वेशन पढ़े थे AT माइनस A0 बराबर KT, तो वही है अपने पास AT माइनस A0 है ना। A0 माइनस AT पढ़े थे, यहाँ पे बट्टे में आ गया इसलिए AT आगे मान लो। तो AT माइनस A0 है और n-1 और n-1, मतलब जहाँ पे भी AT A0 आ रहा है उसकी पावर n-1 है। यहाँ पे भी माइनस है, माइनस ही पढ़े थे अपन ने। और आगे 1 बटे में क्या आ रहा है, n-1। टी हाफ की इक्वेशन क्या है, टी हाफ बराबर 1/n-1 इंटू में के तुम्हें याद होगा हाफ लाइफ में अपन ने हमेशा पढ़े हैं 0.693 फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़े थे, उसमें नीचे क्या आ रहा था, यहाँ पे भी क्या आ रहा है। यहाँ पे क्या है 2 की पावर n-1, वापस से वही है -1। A0 मतलब स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन की पावर A-1। तो बहुत ईजी इक्वेशन है, यहाँ पे याद रखना बस 1/AT माइनस 1/A0 और दोनों की पावर क्या है n-1 और आगे भी है क्या n-1, यहाँ पे भी आगे n-1 है, A0 की पावर n-1 है और 2 की पावर n-1 है, सब दूर n-1 है। अब क्या करना है अपने को, सेकेंड ऑर्डर पढ़ना है। सेकेंड ऑर्डर क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर क्या होता है, ये बोलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बराबर का अपने पास रेट कांस्टेंट और a की पावर 2 क्या बता रहा है यहाँ पे, ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। इसका एक एग्जांपल तुम्हें याद रखना है, अपन ने सूडो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर में पढ़े थे, एक बार फिर से बता दूंगा सूडो ऑर्डर क्या होता है। तो उसमें अपन ने पढ़े थे, तुम्हें याद हो क्या पढ़े थे कि यहाँ पे कोटि 1 है, दिखती 2 है लेकिन होती 1 है, जिसमें अपन ने फर्स्ट ऑर्डर में पढ़े थे ना। फर्स्ट ऑर्डर में अपन ने एक एग्जांपल देखे थे एस्टर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो अगर अपन एस्टर का क्या कर रहे हैं, क्षारी NaOH बेसिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, H2O बेसिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो उस दौरान ये क्या होती है, सेकेंड ऑर्डर होती है। अब क्यों होती है, यहाँ पे क्या बनता है बाद में, ये देख लो एसिड प्लस एल्कोहल। वहाँ पे क्यों होती है, क्योंकि देखो वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर में सूडो ऑर्डर इसलिए आ रहा था क्योंकि अगर तुम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे, एस्टर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे, तो उस दौरान जो एसिड है H+ वो जल्द से आ जाए और उतने में ही हो जाता है। लेकिन हमें बेसिक मीडियम अलग से मिलाना पड़ता है, इसलिए ये एस्टर का जब बेसिक मीडियम में अपन करते हैं तो बेसिक मीडियम मिला रहे हैं तो ये इस पर भी डिपेंड करती है, इस पर भी डिपेंड करती है, मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया, सेकेंड। बाद में कुछ भी बन रहा अपने से कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर मैं एस्टर का क्या कर दूँ, एस्टर का एसिडिक मीडियम में करूँ तो मेरे को एसिडिक की जगह पे कुछ मिलाना नहीं, मुझे सिर्फ वाटर रख दूंगा, उसी में इसका जलाव बटन हो जाएगा। तो वाटर उस टाइम पे बहुत सारा है अपने पास, क्योंकि वो हाइड्रोलिसिस ही कर रहे हैं, तो वाटर बहुत सारा, इसलिए इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। एस्टर कम पड़ जाएगा तो फर्क पड़ेगा, लेकिन वाटर वगैरह कम पड़ता ही नहीं है। तो उस दौरान ये क्या होती है, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे दिख रहा है हमको कि जब एसिडिक करते हैं तो 2 दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो 1 पे ही डिपेंड कर रही है, बेसिडिक मीडियम में दोनों पे डिपेंड कर रही है। इसलिए ये सेकंड ऑर्डर बेसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में क्या होती है, सिर्फ सूडो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर भी बोला जाता है ना, उसी को अपन बोलते हैं। तो ये चीज़ें तुम्हें एग्जाम्पल सेकेंड ऑर्डर में याद रखना है। इसकी इक्वेशन क्या बनी है, तो ROR बराबर Ka⁴ ये बनी है। इसके बाद अपने को ये 2 इक्वेशन बनानी है, रेट कांस्टेंट के फॉर्म में बनानी है और एक हाफ लाइफ के। तो पहले रेट कांस्टेंट के फॉर्म में देख लेते हैं। यही है, n की जगह पे क्या रखोगे तुम, 2 रखना है, तो 2 - 1 मतलब 1, 2 - 1 मतलब 1, 2 - 1 मतलब 1। तो क्या बचा, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, एक कुछ होता नहीं है, तो 1/AT माइनस 1/A0 आया, मतलब KT बराबर 1/A0 माइनस 1/AT माइनस 1/A0 आया ना। A0 को इधर पहुंचा दो, AT को इस साइड ले आते हैं, तो इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करके लिख देते हैं। एडजस्ट करके जब लिखूंगा तो ये बनेगा 1/AT बराबर 1/A0 प्लस KT, ये बना। ये इक्वेशन अपने पास बनी क्या, रेट कांस्टेंट वाली। इसको अपन y बराबर किससे, C प्लस mx, क्योंकि अपने को ये x यहाँ पे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि x की जगह पे t टाइम आना चाहिए और y की जगह पे a 1/AT का ग्राफ बनेगा किसके साथ, टाइम के साथ। तो क्या ग्राफ बनेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनेगा पर समझ में आ जाएगा। इधर आ जाएगा टाइम, इधर आएगा 1/AT। 1/AT मतलब क्या, टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन जो भी चेंज हो रहा है ना, जैसे t टाइम बाद कॉन्सेंट्रेशन कितना बचा, हमेशा याद रखना बचा हुआ है ना,
रिमेनिंग वाला। तो यहाँ पे c क्या है, इंटरसेप्ट है, अंतःखंड है, इसकी जगह पे क्या आ रहा है 1/a0 और जो क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव यहाँ पे कहीं होगा। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 1/a0 जो स्टार्टिंग का कॉन्सेंट्रेशन है। इतना छोटा दिख तो रहा होगा। फिर उसके बाद इसकी जो m है वो स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ जाए, इस तरीके से पॉजिटिव, डायरेक्ट प्रोपोर्शनली आएगा लगभग। अब ये ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है, टाइम के साथ 80 तो क्या होता है, घटता है, लेकिन यहाँ पे ग्राफ अपन ने बनाया है किसका, 1/80 का। फॉर एग्जाम्पल अगर 80 बराबर क्या है, एक टाइम पे 20 है और घट के वो कितना हो रहा है, दूसरे टाइम पर 10 हो रहा है, तो अब ये 80 को नहीं देखेंगे अपन, किसको देखेंगे 1/80, मतलब 1/20 कितना हो जाएगा 0.05 और 1/10 कितना हो जाएगा 0.01। एक्चुअल में ये घट रहा है, लेकिन 1 की वजह से ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 0.05 से कहाँ जा रहा है, घटने की बजाय बढ़ रहा है, इसलिए ये जो ग्राफ आया है वो ऐसे आया है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया हो तो तुम्हें ग्राफ याद रखना है सेकंड ऑर्डर में इस तरीके से, और याद भी रखना 1/80 और 1/a0 का बन रहा है। ये अपने पास हो गया क्या, काइनेट अपना रेट कांस्टेंट वाली इक्वेशन हो गई है। अब अपने को अगली अप्लाई करना है क्या, हाफ लाइफ वाली। तो यहीं पे मैं बता देता हूँ, हाफ लाइफ सिर्फ सेकंड ऑर्डर के लिए बता रहा हूँ। तो हाफ लाइफ की जगह पे क्या आ जाएगा, एक टी हाफ बराबर वही n-1 मतलब 2 - 1, तो क्या बचेगा 1, तो 1/k। अब अंदर क्या बचेगा, देखो 2, इसकी जगह पे 2 - 1 मतलब 1 और 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 - 1 मतलब 1, a0 n-1 मतलब 1, तो 1/a0 बचा। तो यहाँ पे 1/a0, 1/a0, तो टी हाफ बराबर क्या बचा 1/k और a0। अब अपने को ग्राफ बनाना है वापस से, तो ग्राफ बनेगा किस किस के बीच, t, इधर आएगा टी हाफ, इधर क्या आएगा 1/a0। अब देखो वापस से वही कंडीशन आ गई ना, स्टार्टिंग का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ता है तो क्या होगा, टी हाफ लाइफ बढ़ेगी, है ना। अगर ये नीचे वाला कौन बढ़ता है, वो वैसा सेम कॉन्सेप्ट है। ये यहाँ पे अपने को दिख रहा है ना, स्टार्टिंग में 20 है, फिर अगर यहाँ पे 10 हो रहा है तो ये वैल्यू बढ़ रही है। तो उसका जो ग्राफ है अगर अपन a0 के साथ बनाए तो वापस से कैसे आएगा, लीनियर ही आएगा। 1 के साथ जैसे अपन ने यहाँ पे बनाया ना 1/80 और t, तो ये कैसा आ रहा है, लीनियर ग्राफ आ रहा है। अब यहाँ पे चूंकि कोई इंटरसेप्ट नहीं है, इसलिए कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, है ना, अंतःखंड। लेकिन यहाँ पे जो स्लोप आएगी वो क्या आएगी, m बराबर 1/k, ये आ रही है ना 1/k। यहाँ पे स्लोप क्या आएगी, तो यहाँ पे आएगी m बराबर k, ये आ गई ना, m बराबर k आ रहा है, और यहाँ पे m बराबर क्या आ रहा है 1/k आ रहा है, और ये अपन ने बनाया है 1/a0। सेम ग्राफ है, कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ पे क्यों हो रहा था मैंने समझा दिया, वहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारे पास क्या कंप्लीट होता है, टी हाफ सेकेंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, टी हाफ लाइफ। इनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन होते भी नहीं है, बनाना भी नहीं है। पढ़ते हैं अब अपन अगला थर्ड ऑर्डर। अगला थर्ड ऑर्डर है। थर्ड ऑर्डर में क्या होता है, थर्ड ऑर्डर क्या होता है इसमें, देखो इसमें हो रहा है अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन बराबर k है और a⁴ क्या है 3 है, मतलब इस थर्ड से ऊपर तो जाएगा नहीं, मतलब थर्ड डिग्री है ऑर्डर है। तो इसके एग्जाम्पल वगैरह याद मत रखना, इंपॉर्टेंट उतने हैं नहीं। तो डायरेक्ट अपन आते हैं किसके ऊपर, रेट कांस्टेंट के ऊपर। ये देखो n की जगह पे 3 रखो तो 3 - 1 मतलब 2 बचेगा, तो यहाँ पे kt। अब बच्चे तो हो नहीं दोनों है ना, 1/3 - 1 मतलब 2 आ जाएगा। यहाँ पे अगर रखना हो 3 - 1 मतलब 2, यहाँ पे 3 - 1 मतलब 2, तो at और a0 क्या बनेगा, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, at⁴ माइनस a⁴ 2, ये बनेगा पूरा अपना फॉर्मूला। सेकेंड हाफ लाइफ के लिए अगर बना है तो यहाँ पे क्या जाएगा 3 - 1 मतलब 2, यहाँ पे क्या आएगा 3 - 1 मतलब 2⁴ मतलब 4, 4 - 1 मतलब 3, मतलब 3/2k, और इसकी तो स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, बाद में आप सॉल्व करते रहना। क्या बनेगा देखो 3/2k और इंटू में 1/a0 का स्क्वायर। दो इक्वेशन बनी अपने पास फिर से, टी हाफ लाइफ के लिए और रेट कांस्टेंट के लिए। वापस से अपने को ग्राफ अप्लाई करना पड़ेगा। ग्राफ कैसे बनाएंगे इसके, देखो तो वापस से अपने को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, बाद में लिख देंगे। एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, तो एडजस्टमेंट करेंगे, ये 2 को मैं इधर गुणा कर रहा हूँ, 2kt हो जाएगा। 2kt के बाद इस तरीके से इक्वेशन बनेगी 1/80 का स्क्वायर बराबर 1/a0 का स्क्वायर प्लस 2kt। ये बना। अभी अपने पास क्या बना था, 80 बराबर a0, 1/a0 प्लस kt बना था। तो अपन वापस से इसको कंपेयर कर लेते हैं, y बराबर c प्लस किसके साथ, mx के साथ। तो x एक्सिस पे अपने को टाइम लेना है, y एक्सिस पे 1/80 लेना है। वापस से सेम ग्राफ बनेगा, लीनियर वाला ही, कोई अंतर नहीं आएगा। इधर t ले रहे हैं अपन और इधर क्या ले रहे हैं
1/a_t का स्क्वायर। इस पूरे के साथ ही ग्राफ बना रहे हैं। कभी भी याद रखना, जैसा कोई दिया हुआ है अगर अपन वैसा का वैसा उसके साथ ग्राफ बना देंगे तो हमेशा लीनियर आएगा। फॉर एग्जांपल तुमने पढ़े होंगे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/v। तो अगर मैं P और V के बीच ग्राफ बनाता हूँ, इधर P आता है इधर V आता है, तो PV इधर P आता है और इधर V आता है। तो अगर मैं PV के बीच ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसे बनेगा, लेकिन अगर मैं P और 1/v के बीच ग्राफ बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, लीनियर ग्राफ बनेगा। तो याद रखना, जो जैसा है वैसा का वैसा अगर ग्राफ पे डिनोट कर रहे हो तो लीनियर लाइन ही बनती है हमेशा। वो कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि वैल्यू रख रख के देखते हैं तो हमेशा वो सेम बढ़ती हुई दिखती है। तो यहाँ पे y एक्सिस पे अपन ने पूरा डिनोट कर दिए। अंतःखंड इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, c की जगह पे 1/a0 का स्क्वायर, तो 1/a0 का स्क्वायर। फिर सीधी लाइन खींच दिए, m की जगह पे क्या आ जाएगा 2k। तो याद रखना है कि स्लोप कितनी आएगी 2k। कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं है। अगला अपने पास t हाफ लाइफ है, अपन ने बना लिए थे। क्या बना था, t हाफ बराबर 3/2, याद ही रखना डायरेक्ट 3/2k और 1/a0 का स्क्वायर। वापस से जो जैसा है अपन वैसा का वैसा अगर डिराइव करेंगे तो लीनियर लाइन ही आएगी। अब यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या अंतःखंड नहीं है, इसलिए अपन क्या करते हैं, इधर क्या ले रहे हैं अपन 1/a0 का स्क्वायर, इधर क्या ले रहे हैं अपन t हाफ। तो ये अंतरखंड नहीं है, अंतःखंड नहीं है, तो अपन क्या करेंगे 0 से स्टार्ट कर देंगे। अब स्लोप क्या आएगी यहाँ पे, तो स्लोप आएगी m बराबर 3/2k। ये अपने पास स्लोप हो। ठीक है, जो जैसा है वैसा का वैसा अगर ग्राफ पे रखते हैं तो हमेशा लीनियर लाइन ही आती है। जैसा मतलब कैसा, जैसे 1/a0 है तो अपन ग्राफ पे डायरेक्ट 1/a0 रख देंगे। अगर मैं a0 के बीच ग्राफ बनाता तो थोड़ा अलग होता, डिफरेंट आता, इसलिए इतने बड़े बड़े ग्राफ बनाने भी नहीं। सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर खत्म हो गया है। अगला देखते हैं अपन क्या, सूडो ऑर्डर। तो सूडो ऑर्डर बोल दो या सूडो फर्स्ट ऑर्डर बोल दो, फर्क नहीं है। फर्क ये है कि तुम्हें समझ में आना चाहिए। तो सूडो ऑर्डर को ऐसे समझ सकते हो कि जिसकी, इसको अपन फर्स्ट ऑर्डर भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर ही आएगा। अब सूडो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर नहीं है ना। फर्स्ट ऑर्डर जैसी है लेकिन फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इसका जो ऑर्डर है वो तो क्या होता है फर्स्ट, तो ऑर्डर एक है, लेकिन इसकी मॉलिक्यूलरिटी ये जो है वो होती है 2। मतलब अणु इसके अंदर कितने पार्टिसिपेट करते हैं 2, लेकिन ये डिपेंडेंसी कितनी होती है सिर्फ एक ही के ऊपर। पल्ले पड़ा कि इसके अंदर अणु तो 2 हैं लेकिन 2 अणु रिएक्शन कर रहे हैं। अपन आणविकता समझ चुके हैं, मॉलिक्यूलरिटी समझ चुके हैं, तो इसमें 2 अणु तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, सिर्फ एक के ऊपर, है ना, एक के ऊपर ही है। जैसे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल समझ लेना। अभी मैं बता रहा था जैसे एस्टर का अपन क्या करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एग्जाम्पल के तौर पे एस्टर ले लेते हैं, कोई सा भी सबसे सिंपलेस्ट CH3COOC2H5, इसका अपन क्या करवा दें H2O के साथ एसिडिक करवा रहे हैं, यहाँ पे H+ ले लेते हैं। अब ये टूटने पे क्या बनता है, तो एक बनता है एसिड और एक बनता है क्या, अल्कोहल। तो यहाँ बन जाएगा क्या, एसिड CH3COOH, साथ में बन जाएगा C2H5OH। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा कि एक एसिड बनेगा। प्रोडक्ट कुछ भी बने, अपन ने पहले ही बात कर चुके हैं भाई, प्रोडक्ट की बात नहीं करनी है अपने को। तो अपने को बात करनी है यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले कौन कौन है। तो यहाँ पे सिर्फ डिपेंडेंसी एक्चुअल में अपन देखें तो इसका रेट लो अपन अप्लाई करेंगे तो R बराबर क्या बनेगा K, यहाँ पे आएगा CH3COO C2H5 और साथ में H2O भी लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाता है, अभी मैं लिख रहा हूँ। देखो इसकी 1 करेंगे तो अब ये अपने को क्या बताता है, डिपेंडेंसी। ऑर्डर क्या बताती है, डिपेंडेंसी की उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से रेट ऑफ रिएक्शन कितनी चेंज होती है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के ऊपर कितना डिपेंड है। तो अब यहाँ पे वाटर जो होता है वो एक्सिस ही होता है, हमेशा एक्सेस में ही लेते हैं अपन। तो अब ये अगर ज़्यादा है तो फिर ये इस पूरी रिएक्शन को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा ना। तो ये होता है हमेशा क्या, बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो यहाँ पे अणु कितने हो गए रिएक्ट करने वाले, एक एस्टर हो गया, एक जल हो गया। तो इस दौरान जल ज़्यादा है और ये कम है, तो डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, सिर्फ एस्टर के ऊपर। तो अपन जब आणविकता मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं तो दोनों को लेते हैं, लेकिन जब ऑर्डर की बात करते हैं तो सिर्फ एक को लेते हैं। अब यहाँ पे कौन सा ऑर्डर ये हो रहा है, ये हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर। तो दिख रहा है अपने को कि एक्चुअल में ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये फिर भी फर्स्ट ऑर्डर हो रहा है। फर्स्ट ऑर्डर में एक कोटि है,
एक ऑर्डर है, मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2 है, एक जल है और एक क्या है अपने पास, एस्टर। ठीक इसके जैसा एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल याद रखना यार इंपॉर्टेंट है, सुक्रोज का एसिडिक हाइड्रोलिसिस, सेम है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। इसमें भी क्या होता है, सेम है, सुक्रोज क्या होती है, सुक्रोज क्या होती है तो H22 और O11 ये होता है। दो देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटती है क्या अपने पास, सुक्रोज। फिर से प्रोडक्ट क्या बने वो अपने को पता है नहीं पता है उससे अपने कोई मतलब नहीं। ये अपने पास क्या है, सुक्रोज। इसको क्या बोलते हैं, इच्छू शर्करा भी बोलते हैं, इच्छू शर्करा। इसका भी अपने को क्या करना है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करना है, H2O के साथ क्या कर दो H+ में, तो क्या बनता है, एक बनता है फ्रक्टोज और एक बनता है क्या, ग्लूकोज। फिर से प्रोडक्ट का अपने को पता हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पता होना चाहिए सुक्रोज फ्रक्टोज और ग्लूकोज में टूटता है, इतना तो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे वापस से ये जल क्या है, यहाँ पे एक्सेस में है, बहुत ज़्यादा है। तो अगर कोई चीज़ एक्सेस में है तो वो उस पूरी रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करेगा, इफेक्ट करने वाला कौन है, सिर्फ सुक्रोज है। तो वापस से जब अपन इसका क्या बनाएंगे, रेट लो बनाएंगे, तो वापस से अपन सिर्फ सुक्रोज को पार्टिसिपेट करेंगे। तो रेट लो बराबर क्या हो जाएगा, K कांस्टेंट। इस दौरान K डैश लगाया जाता है, K कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, सुक्रोज का पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ सुक्रोज लिख रहा हूँ। तो ये दो रिएक्शन ऐसी हैं जिन्हें सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि इनका कोटि क्या होती है, एक होती है, लेकिन इनकी मॉलिक्यूलरिटी होती है 2, क्योंकि अणु जो रिएक्ट करते हैं वो 2 हैं, लेकिन डिपेंडेंसी सिर्फ एक के ऊपर ही है। तो 2 एग्जांपल हैं, एक है अपने पास एस्टर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस और यहाँ पे सुक्रोज का एसिडिक हाइड्रोलिसिस। दोनों एसिडिक हाइड्रोलिसिस है। अगर एस्टर का बेसिक हाइड्रोलिसिस होता तो अपन उसको सेकेंड ऑर्डर में रखते, क्योंकि फिर उस टाइम पे बेसिडिक मीडियम अपने को अलग से मिलाना पड़ता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ इस बारे में। तो ये दोनों रिएक्शन याद रखना है, ये याद रखना है कि ऑर्डर क्या होता है और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। ये अपना खत्म हो गया क्या, सूडो ऑर्डर। अगला कुछ रिएक्शन है हमारे पास जो ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड के अकॉर्डिंग आती है, वो पॉइंट में आती है, जिन्हें फ्रैक्शनल भिन्नात्मक बोलते हैं। क्योंकि हमने जीरो ऑर्डर भी पढ़े हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तक भी पढ़े हैं, उनके एग्जाम्पल। थर्ड का मैंने नहीं बताया, इंपॉर्टेंट है भी। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो तुमने ऑर्गेनिक रिएक्शन में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे तो मतलब वो फ्रैक्शनल ऑर्डर होता है। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास क्या, COCl2 है ना, ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे तुमने पढ़े होंगे, कहाँ पे, एल्कोहल वाले चैप्टर में, है ना, क्लोरोफॉर्म वगैरह या एल्कोहल कौन सा चैप्टर है वो, वहाँ पे पढ़े होंगे। तो COCl2 जब ब्रेक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और Cl2 में, तो ये जब ब्रेक होता है तो 1.5 1.5 ऑर्डर में होता है, लेकिन जब रिफॉर्म होता है वापस से तो 2.5 ऑर्डर में होता है। मतलब इसकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है रिफॉर्म होते टाइम, ठीक है। और जब ब्रेक होता है तो इसकी डिपेंडेंसी होती है 1.5 ऑर्डर की। वैसे ही H2 और Br2 जब रिफॉर्म होता है फॉर्मिंग होती है इसकी HBr की, तो 1.5 है। वापस से ब्रेक होता है तो उसके बारे में अपन जानकारी इसमें यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं ना, वो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर में उस हिसाब से आ सकता है Hμ के रिस्पेक्ट में। अगर Hμ ले रहे हैं इसको वापस से ब्रेक करते टाइम या बनाते टाइम तो वो 0 ऑर्डर में आ जाता है। जब नॉर्मल कंडीशन में ये बन रहा है तो 2HBr यहाँ पे 1.5 ऑर्डर में आता है। वैसे ही क्लोरोफॉर्म याद हो तुम्हें, तो अपन CH4 को Cl के साथ हटाते जा रहे थे हाइड्रोजन को, तो बाद में लास्ट में क्लोरोफॉर्म बनता है और फिर एक बार और अपने पास Cl2 आता है और CCl4 बनता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो उस टाइम जब लास्ट रिएक्शन होती है वो भी किस ऑर्डर में होती है, 1.5 ऑर्डर में। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो तुम्हें याद होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर अपना क्या होता है खत्म। कुछ अपन क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्या, क्वेश्चन। हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, तो कैसे सॉल्व करना है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ऑर्डर है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे ऑर्डर के अकॉर्डिंग। जीरो ऑर्डर थोड़ा सा कम होता है, लेकिन जीरो ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं बोल सकते कि जीरो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेबस में है। फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर की कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन अच्छे से याद होना चाहिए। रेट कांस्टेंट की इक्वेशन क्या थी, K बराबर 2.303 बटे में T log 10 बेस पर A0/80। A0 क्या है यहाँ पे, स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन। जब क्वेश्चन में ना दिया जाए तो उस दौरान तुम्हें क्या लेना है, स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन 100%। 80 क्या होगा, तो वो बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन होगा। हमेशा क्वेश्चन में कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन, इतनी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है ऐसा बोला जाता है ना, इतना कंप्लीट हो चुका है। बहुत कम टाइम बोला जाता है कि इतना बचा है, ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम तुम्हें बोला जाएगा क्या, कितने % रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा, समझ में तो आ रहा होगा।
अब जब भी क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें क्या करना है, इक्वेशन ही बनानी है, कभी कभी 2 इक्वेशन भी बनानी पड़ती है। तो मैं एक बार समझा दे रहा हूँ फट से कि फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, k बराबर 2.303 बट्टे में t log 10 बेस पर क्या आ जाता है अपने पास, A0 बट्टे AT। A0 क्या है, स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन, AT क्या है, t टाइम बाद, कितने टाइम बाद, तो वो है ये वाला टाइम। ये इक्वेशन है। और एक क्या है अपने पास, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था, k ही लिख रहा हूँ मैं, k बराबर 0.693, क्रिस क्रॉस कर दे रहा हूँ बस, t हाफ नीचे ले आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला k और ये वाला k क्या है, सेम है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। क्यों फर्क नहीं है, क्योंकि रिएक्शन क्या है, सेम। k किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे रिएक्शन अगर चेंज होती है तो k चेंज होता, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन सेम है, टेम्परेचर का कुछ बोला नहीं जाए तब तक ये k सेम है। तो कभी कभी तुम्हें यहाँ से k निकाल के यहाँ रखना पड़ेगा। तो तुम ऐसा ना करते हुए क्या करना, इस k की वैल्यू को, ये पूरे को उठा के कहाँ रख देना, यहाँ रख देना। k क्यों सॉल्व करना है, इन दोनों को बराबर कर देना। तो उस दौरान क्या हो जाएगा, 0.693 बट्टे में क्या आ जाएगा, t हाफ बराबर 2.303 बट्टे में क्या आ जाएगा, t, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, log बेस पर A0 बाय AT। ये आ गया। अपन ने 0.693 कहाँ से लाए थे, तो लाए थे 2.303 इंटू में क्या करे थे अपन ने, याद हो तो log 2 की वैल्यू का इंटू करे थे अपन ने। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, इसको काट दूँ इससे, ये पूरा कट जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा, log 2। तो पूरा वापस से अपन रिफॉर्म कर रहे हैं एक फॉर्मूला। रिफॉर्म कैसे कर रहे हैं, तो वो वापस से इस तरीके से कर रहे हैं। ये कटने के बाद अपन ने एक शॉर्ट ट्रिक तो पढ़ ही ली है, क्या पढ़े थे, वही अपना AT बटे A0 बराबर क्या पढ़े थे, हाफ की पावर T बटे T हाफ। तो अपन ने यहाँ पे वही एक बार रिफॉर्म कर रहे हैं फॉर्मूला, क्या आ जाएगा, ये T आ जाएगा। तो T log 2 बटे में, log 2 मतलब 10 बेस पर 2 है, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है 0.3। तो T बटे में क्या आ गया, T हाफ बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, log बेस पर A0 बाय AT। तो ये फॉर्मूला भी तुम याद रख सकते हो, 2 इक्वेशन ना बनानी। एक टाइम पे तुम्हें क्या दिया गया है, हाफ लाइफ, और एक तरफ क्या दिया है, कुछ भी समय दिया गया है। तो उस टाइम पे ये दो फॉर्मूले अलग अलग ना लगाते हुए तुम ये ना भी याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादातर 2 इक्वेशन बना के बराबर कर देना। क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। हमारे पास 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन की रिदम यही सेम रहेगी, है ना। जब भी क्वेश्चन आए तो तुम्हें क्या करना है, पॉज करके पहले खुद से अप्लाई करके देखना है, ना बने तो आगे बढ़ जाना है। वैसे तो तुम देखोगे, मुझे पता है आलसी लोग हो। तो अब अपने पास 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर है, लिख के दे देगा। कभी भी इस तरीके का दिया जाए तो ये कंप्लीट हो रहा है ना, ये कंप्लीट हो रहा है, 90% कंप्लीट हो रहा है 10 घंटे में। तो 99.99% कितने टाइम में कंप्लीट होगा, तो वापस से हमको क्या करना पड़ेगा, 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। फर्स्ट इक्वेशन इसके लिए, सेकंड इक्वेशन इसके लिए। सेकंड में अपने को टाइम पता नहीं है, फर्स्ट में अपने को टाइम पता है। अब क्या करना है, तो अब इसके लिए क्या करें, तो के ये पूरी रिएक्शन क्या है, सेम है ना, रिएक्शन चेंज नहीं हुई, जो रिएक्शन पहले थी वही रिएक्शन बाद में भी है। तो के क्या हो जाएगा इसके लिए, सेम। तो अपन फर्स्ट के लिए इक्वेशन लगाते हैं के वाली, के बराबर 2.303 बटे में टी कितना दिया है 10 लोग। जब भी यहाँ पे क्या दिया रहे 90% या कुछ भी दिया है परसेंटेज में, तो तुम्हें A0 क्या लेना है ऊपर 100%। तो 100 बटे में अब 80 क्या लूँगा मैं, यहाँ पे 90% दिया गया है तो ये कंप्लीट दिया रहता है कि इतनी रिएक्शन क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो बची हुई रिएक्शन कितनी हो जाएगी 10%। तो बची हुई कितनी आ गई 10% डिवाइडेड बाय के, वापस से के है बराबर क्या करना है यहाँ पे, वापस से 2.303 बटे में क्या हो जाएगा T2। ये सेकेंड वाले के लिए अपन इक्वेशन बना रहे हैं। लोग ए वापस से 100 लेना है, 99.9% मतलब कितनी बची हुई है 0.1% बची हुई है। तो 0.1% बच गई, दशमलव हटाए ऊपर 0 लग गई, ये जाएगा तो ये 10 बार जाएगा, ये जाएगा तो ये गया नहीं, 1000 बचेगा। अब मुझे इतना तो मैं सोच सकता हूँ कि तुम लोगों ने लॉग की वैल्यू याद कर लिए होंगे, और ये मत सोचना कि मैंने नहीं लिखवाया है तो तुम्हें याद नहीं करनी है, याद करनी है। मैं बोल चुका था पहले वीडियो में कि तुम्हें कैलकुलेटर से उस लॉग की वैल्यू 0 से, 0 की तो 0 ही होती है, 1 की 0, सॉरी लॉग 0 की तो कुछ होता ही नहीं है, लॉग 1 की 0 होता है। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तुम्हें खुद से लिख के याद रखना है। 1000 जैसे आ जाता है इस तरीके से, तो जितनी 0 होती है उतना लॉग की वैल्यू हो जाती है। 3 0 मतलब लॉग में 3 वैल्यू निकलती है, यहाँ पे 1 0 मतलब 1 निकलती है। के से के कटेगा, डिवाइड करने पे 2.30 से 2.30 कटेगा, अपन इसको इधर उधर पहुँचा देते हैं।
तो कभी कभी ये इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी चीज़ पलटेगी, कौन सी चीज़ ऊपर जाएगी। तो कभी भी ऐसी दो इक्वेशन तुम्हें दी जाए तो तुम ऐसी इक्वेशन ना बनाते हुए तुम्हें क्या करना है, एक साइड अलग चीज़ रखनी, दूसरी साइड दूसरी चीज़ रख देनी। जैसे कि इसमें मैं क्या कर दूँ, एक साइड में ये रख दूँ 2.303 बटे में क्या कर दूँ 10, ये वाली इक्वेशन, और यहाँ पे क्या रख दूँ log, यहाँ पे क्या जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 10 बराबर, क्योंकि अब ये बराबर करोगे तो तुम्हें पता रहेगा कि कौन सी चीज़ ऊपर नीचे कटेगी। यहाँ पे ये वाली पूरी इक्वेशन आ जाएगी 2.303 बटे में T2 log बेस पर 100 बटे 0.1। ये ज़्यादा इजी है या वो देख लेना जैसा तुम्हें ठीक लगे। ये इससे ये कट जाएगा, ये 10 मतलब 1 निकलेगा, ये 1000 मतलब 3 निकलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, पूरी वैल्यू 3 हो गई है ना, ये log 10 मतलब 1 हो गया, तो ये 1/10 बचा बराबर, ये कितना बचा 3/T2। क्रिस क्रॉस करोगे तो T2 बराबर कितना आएगा 30 घंटे हावर्स, मतलब 99.9% होने में कितना टाइम लगाएगी वो 30 घंटे। ठीक है, अब ये इसमें भी क्या करना है तुम्हें, ऐसे ही दो इक्वेशन बनाना है, ये खुद से सोल्व करने की कोशिश करना। 75% मतलब कंप्लीट मतलब 25% बची है, 87.5% कंप्लीट मतलब 12.5% बची है ना, जितना बचा उतना रख देना। मैं आंसर बता रहा हूँ 150 मिनट आएगा, तो खुद से सॉल्व करके देखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। फिर अगले क्वेश्चन आ गए अपने पास, तो इसमें क्या करना है तुम्हें, इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें दिया जाता है कि टी हाफ के रिगार्डिंग तुम्हें बताना है कि कितना गुना टी हाफ लगेगा इतना परसेंटेज कंप्लीट होने में। तो कभी भी रिएक्शन का परसेंटेज ही दिया जाता है, 75% कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप से भी आते हैं कभी कभी कि 50% कितने में होता है, तो टी हाफ में होता है, ये तो अपने को पता है। 75% कितने में कंप्लीट होगा, टी हाफ के रिगार्डिंग एक्स इंटू में टी हाफ, मतलब एक्स कितना गुना होना चाहिए टी हाफ का कि 75% रिएक्शन हो जाए। तो इस टाइप की रिएक्शन करने के लिए अभी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, टी इंटू में log 2 बटे में टी हाफ बराबर log A0 बटे में AT। ये याद रख लेना, कभी भी टी हाफ के रिगार्डिंग क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इस तरीके से करना है कि 50% तो इतने में ही हो रहा है, तो बाकी का टाइम कितना लेगा, इतना उतना कंप्लीट होने में। तो इससे तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, टी हाफ की वैल्यू दे रहे तो टी हाफ रख देना, अभी नहीं दी है तो टी हाफ की जगह पर अपन टी हाफ रखते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, टी हाफ को टी हाफ रहने दो, टी निकालना है तो टी निकाल लेते हैं। बस यहाँ पे तुम्हें वैल्यू रखनी पड़ेगी, वो भी कौन से वाले के लिए, तो सेकंड वाले के। A0 क्या रखना है तुम्हें 100%, तो log 100 बटे में AT कितना रखोगे 75% क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, तो बचा कितना 25%, मतलब यहाँ पे 25 चौको 100, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log 4, यहाँ पे कितना आया t इंटू में log 2 बटे में t हाफ, तो ये log 2 से 2 बार कट जाएगा, तो t बराबर क्या बचेगा, दुगना बचेगा t हाफ का, तो यहाँ पे आंसर कितना आया t बराबर 2 गुणित t हाफ, मतलब x कितना निकलेगा इसमें, तो x निकलेगा कितना 2। तो ये कभी कभी ऑर्डर ना पूछता है वो, है ना, कभी लगता है कि ये ऑर्डर की तरह निकला है, ऑर्डर नहीं है, x बराबर 2 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन। अब यहाँ पे सेम तुमको लगाना है फॉर्मूला, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना, ये वाला फॉर्मूला लगाना, डायरेक्ट अप्लाई करना। ये सारी वैल्यू इधर वाली तो चेंज नहीं होने वाली, टाइम दे तो रखना है, बाकी इधर वाली चेंज होगी, वो किससे अप्लाई करना है तुम्हें, इससे। तो यहाँ पे दिख रहा है 87.5%, 87.5% कंप्लीट हो चुका है, तो बचा हुआ कितना 12.5, तो डायरेक्ट रख के निकाल सकते हो तुम। कैसे रखोगे, टी इंटू में log 2 बटे में, यहाँ पे क्या हो जाएगा टी हाफ बराबर log A0 कितना 100 बटे में 12.5, दशमलव ऊपर 1000, ये कटेगा तो कितनी बार कटेगा 8 बार कट जाएगा। log 2 से log 8 बार काटोगे तो 2 चौक 8 मतलब 4 बचेगा, मतलब t बराबर, नहीं यार ऐसे नहीं काटते हैं, ऐसे नहीं काटते हैं, मैंने गलती कर दी, 8 है यहाँ पे भी ऐसे नहीं कटेगा, log 4 की वैल्यू रख के और log 2 की वैल्यू रख के सॉल्व कर लो, या फिर log 4 को तुम 2 इंटू में log 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से नहीं होगा। log 8 को मैं लिख सकता हूँ कि कितना, ये वापस से t log 2 बटे में कितना जाएगा t हाफ बराबर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 गुणित log 2, क्योंकि यहाँ पे मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, इसको log 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 3 जो पावर में रहता है वो आगे आ जाता है log में और log 2 बन जाता है, तो log 2 हो गया, log 2 से log 2 कटेगा तो 3 बार आएगा, मतलब t बराबर 3 गुणित t हाफ। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आते हैं जो हाफ लाइफ के ऊपर बेस्ड रहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन कुछ प्रीवियस ईयर के देखते हैं। तो प्रीवियस ईयर का पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्या,
नीट 2016 का नीट फर्स्ट में हुआ था। ये फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर ही है, ज़्यादातर मैंने बोला है पहले भी, फर्स्ट ऑर्डर पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब क्या करना है इसमें बोला गया था उस टाइम पे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ गया था, इसके बारे में अपन पढ़ भी चुके हैं, है ना, अभी समझाऊंगा कैसे। तो इसमें पूछा गया था कि 10 सेकंड पर रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है, 0.04 मोल पर लीटर पर सेकंड, और 20 सेकंड बाद रिएक्शन स्टार्ट होने के 20 सेकंड बाद इतनी हो जाती है 0.03। मतलब स्टार्टिंग 10 सेकंड बाद 0.04 और 20 सेकंड बाद 0.03। तो एक्चुअल में ये रेट ऑफ रिएक्शन है, लेकिन उस टाइम पे वो कॉन्सेंट्रेशन भी दे रहा है। कितना कॉन्सेंट्रेशन है, 0.04 और 0.03। तो अपन ने इससे रिगार्डिंग एक फॉर्मूला भी पढ़े थे, तुम्हें याद हो तो। एक ही रिएक्शन A0 से स्टार्ट हो, फिर वो AT1 और फिर कहाँ पहुँच जाए AT2 पर, और फिर इधर जाते जाए। ये T1 टाइम है और ये T2 टाइम है। तो एक ही रिएक्शन अगर कंटिन्यूस जाते जा रही है और उसमें चेंज आते जा रहे हैं, तो इसके लिए अपन ने शॉर्ट फार्मूला पढ़े थे कि कभी अगर वो T1 और T2 टाइम दे तुम्हें, तो उस टाइम पे क्या करना है, तो K बराबर 2.303 बटे में T2 माइनस T1 लॉग बेस पर AT1 बटे AT2। ये हमने फर्स्ट ऑर्डर में पढ़े थे। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या होता है, T हाफ बराबर 0.693 K बराबर T हाफ। ये अपन ने K के फॉर्म में पढ़े थे, ये दोनों इक्वेशन अपन ने पढ़े। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था उस साल तुमसे, T हाफ लाइफ पूछा गया था। अच्छा टफ क्वेश्चन है। टफ इसलिए क्योंकि ये चीज़ें पता नहीं रहती किसी को, तो अच्छे से समझ लेना। T हाफ निकालने बोला है, ये इक्वेशन भी अप्लाई करना पड़ेगा K निकालने के लिए, और फिर K को अपने को यहाँ रखना है। तो मैं पहले बोला हूँ K को क्यों रखना है यहाँ पे, इन दोनों इक्वेशन को बराबर ही कर दो। तो बराबर जब अपन करेंगे तो 0.693 बटे में क्या आ गया, T हाफ बराबर 2.303 बटे में क्या आ गया, ये पूरी इक्वेशन ऊपर वाली, T2 माइनस T1 लोग AT1 ऊपर क्यों आ रहा है, क्योंकि ऊपर हमेशा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन आता है, नीचे हमेशा कम आता है। तो AT1 क्या होगा, ज़्यादा होगा, AT2 क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इतनी क्लियर है। ये हम काट भी सकते हैं, तो ये कटेगा log 2 बार, क्योंकि log 2 की वैल्यू रखने पे ही ये अपने पास 2.303 में गुणा करके आया था। अगर तुमने अच्छे से पढ़े होंगे तो, अगर नहीं पढ़े होंगे तो समझ नहीं आएगा यार, तो पहले अच्छे से पढ़ते जाना यहाँ तक। अब वैल्यू रख देते हैं, ये आ गया अपने पास log 2 बटे में T हाफ निकालना है, T2 माइनस T1 कितना, 20 सेकेंड माइनस 10 सेकेंड कितना बचेगा, 10 सेकेंड इंटू में log AT1 कितना है 0.04, ये कितना है 0.03, तो यहाँ पे 0.04 बटे में 0.03 दशमलव गया 4/3। सबकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, है ना, तुमने याद करे होंगे वैल्यू वगैरह। log 2 की वैल्यू होती है 0.302 बटे में T हाफ बराबर, ये हो जाएगा 1/10 इंटू में log, कभी भी ऐसे आए ना तो log m बटे n हो जाता ना, याद हो तो तुम्हें log m बटे n बराबर m माइनस n लिखते हैं, log m माइनस n, log m माइनस log n, ये एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे 4 माइनस 3 आएगा log में, log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.604 माइनस 3 की होती है 0.478। ठीक है, तो एक क्रिस क्रॉस गुणा करोगे, काटोगे पीटोगे, कितना आएगा ये 0.64 गया, तो ये लगभग 1.24। ठीक है, 10 का गुणा मैं इधर कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 3, मतलब मैं फटाफट सॉल्व कर रहा हूँ, तुम कर लेना। 3.02 बटे में T हाफ ही है, इधर कट पिट के 0.124 बचेगा, 12 बार 24 बार दिया 36, मतलब 24 बार दूनी 24 और फिर 6 बचा, मतलब बार 4 जाए, बार 5 60, तो 25 सेकेंड। T हाफ 25 नहीं आएगा, यहाँ पे 4 भी है इसलिए 24.5 मान लेते हैं, तो हाफ निकलेगा कितना 24.5 सेकेंड। ये उस साल का बड़ा क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था। कभी कभी टफ क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, बाकी इजी ही आता है, और पहले तो टफ ही आता था। अब ये 2017, 18, 19, 20 और ये अब जो 21, ये सब इजी एग्जाम हो रही है, तो डरने की बात है नहीं। ये उस साल का टफ क्वेश्चन था, ठीक है, पर आसान था ये कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें याद हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना तुम लोग खुद से, वीडियो बड़ी हो जाएगी नहीं तो यार, है ना। अगला टॉपिक है अपना क्या, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन जो अपन पहले ऑर्गेनिक में पढ़े हैं या पढ़ते हैं, उसमें हम बॉन्ड ब्रेक पढ़ते हैं, बहुत सारे इफेक्ट लगते हैं, वो सब देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं, इंटरमीडिएट बनते हैं, तो उन सब की अपन चर्चा यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अपन यहाँ पे कोलिजन थ्योरी की बात कर रहे हैं। कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रिएक्टेंट हैं
रिएक्टेंट हैं वो लगातार क्या करते रहते हैं, कोलिजन करते रहते हैं, कोलिजन करते रहते हैं। और ये जो पूरी थ्योरी है ये मेनली किसके लिए दिया गया है, गैसियस मॉलिक्यूल के लिए दिया गया है, जो भी गैसियस स्टेट में आते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मतलब ये पूरी थ्योरी है गैसियस मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अगली बात, अब गैसियस मतलब जो रिएक्टेंट है वो क्या करेंगे, कोलिजन करते रहते हैं, मेनली गैसियस मॉलिक्यूल के लिए है। और गैसियस मॉलिक्यूल पर सेकेंड 10 की पावर 25 टू 10 की पावर 28 कोलिजन करते हैं। अब ये कोलिजन कैसे नापा जाता है, तो ये नापा जाता है एक यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट टाइम विथ यूनिट अपने पास वॉल्यूम है ना, यूनिट टाइम और यूनिट वॉल्यूम में, इस तरीके से यूनिट टाइम और यूनिट वॉल्यूम में अपन इसको क्या करते हैं, मापते हैं, है ना। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, यूनिट टाइम में यूनिट जितने भी अपने पास वॉल्यूम है उसके अंदर कितने कोलिजन हो रहे हैं पर सेकेंड, उसी को अपन बोलते हैं क्या, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कोई साइन नहीं है, फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। किसको बोला जाता है, यूनिट टाइम में यूनिट वॉल्यूम में जितने भी कोलिजन होते हैं उसी को अपन कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी गैसियस मॉलिक्यूल के लिए होती है 10 की पावर 25 टू 10 की पावर 28, इसकी यूनिट हो जाती है कोलिजन पर सेकेंड इनटू सेंटीमीटर क्यूब, सीसी में। एक सीसी में पर सेकेंड में कितने कोलिजन हो रहे हैं उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। लेकिन अब ये कोलिजन तो बहुत नंबर में हो रहे हैं, कितने नंबर में हो रहे हैं, 10 की पावर 25 टू 10 की पावर 28 पर सेकेंड। अब इतने सारे कोलिजन होने के बाद भी कुछ ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना पाते हैं, कुछ रिएक्टेंट क्या बना पाते हैं, प्रोडक्ट। मतलब इतनी कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बाद भी सिर्फ कुछ ही बना पाते हैं क्या, प्रोडक्ट। तो उन टक्करों को, उन कोलिजन को जिनसे प्रोडक्ट बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रभावी संघट्य या इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन, प्रभावी संघट्य। मतलब कि बहुत सारे संघट्य होंगे, उनमें से कुछ ही संघट्य प्रोडक्ट बना पाएंगे। मतलब बहुत सारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो बहुत है लेकिन उसमें से कुछ ही प्रोडक्ट बना पा रहे हैं, उसी को अपन बोल रहे हैं क्या, प्रभावी संघट्य। ये पूरी कोलिजन थ्योरी है। इसको देने वाले साइंटिस्ट कौन है, लेविस ने दिया था। लेविस का नाम सुने ही होंगे, है ना, लुइस ने दिया था, इंग्लिश में लेविस बोलते हैं, लुइस ने दिया था। तो ये इसने क्या बताया था, पूरा यही बताया था कि रिएक्टेंट कोलिजन लगातार करते रहते हैं। गैसियस मॉलिक्यूल के लिए मेनली ये थ्योरी दी गई थी, इसमें सॉलिड और लिक्विड को ज़्यादा प्रीफर नहीं किया गया। फिर सेकंड क्या बोला था, यूनिट टाइम में यूनिट वॉल्यूम में जितने भी कोलिजन होते हैं पर सेकेंड, उसी को अपन बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी में से जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना पाते हैं उसी को अपन इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब ये जो प्रोडक्ट है बना है इफेक्टिव कोलिजन के बाद, उसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस होनी चाहिए, दो कंडीशंस होनी चाहिए। अब वो दो कंडीशंस कौन कौन सी हैं, तो एक तो है थ्रेशोल्ड एनर्जी, डिटेल में ही समझेंगे इनको भी अपन। थ्रेशोल्ड एनर्जी शॉर्ट में TH.E लिखते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। सेकेंड आता है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब अभिविन्यास, और यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी को बोलते हैं दहली ऊर्जा। ठीक है, दहली ऊर्जा और अभिविन्यास, इसको अपन डिटेल में समझने वाले हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी, दहली ऊर्जा को ऐसे समझ लो कि कोई सी भी रिएक्शन मिनिमम जितने मॉलिक्यूल से स्टार्ट हो रही, मान लो 2 मॉलिक्यूल से स्टार्ट हो रही, तो उन मॉलिक्यूल्स के पास जो भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, जितनी भी आणविकता है, कितनी भी हो सकती है, 3 से ज़्यादा तो होगी नहीं, तो मान लो 2 मॉलिक्यूल हैं, उनके पास मिनिमम इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो रिएक्शन को कंप्लीट कर जाए। अब इतनी एनर्जी मिनिमम होना चाहिए ना, पूरी रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए उनके खुद के पास एनर्जी होना चाहिए। अगर मेरे को कोई रिएक्शन कंप्लीट करना है तो मेरे पास मिनिमम एनर्जी होना चाहिए। अब वो जो मिनिमम एनर्जी, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ में भी आती है, वो अपन डिटेल में समझेंगे। सेकेंड है ओरिएंटेशन, मतलब जब भी इफेक्टिव कोलिजन होता है तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन होना चाहिए कि आमने सामने उनकी टक्कर होना चाहिए, तभी जाके वो प्रोडक्ट बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे।
ठीक है, तो इसको अपन समझने वाले, पहले समझेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, फिर समझेंगे ओरिएंटेशन। ये पूरा डाटा तो तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। तो पहले बात करते हैं अपन किसकी, एक्टिवेशन ना थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना। थ्रेशोल्ड एनर्जी मैंने अभी जस्ट बताया क्या होती है। रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए मिनिमम जितनी एनर्जी चाहिए मॉलिक्यूल को, उसकी को अपन क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी, ग्राउंड स्टेट, ये अपन पास दो ग्राफ हैं, इनके बारे में पहले बता देता हूँ। यहाँ पे रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट बना रहा है, यहाँ पे ये रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट बना रहा है। अपन ने ग्राफ बनाए हैं रिएक्शन प्रोग्रेस, जैसे जैसे आगे जाएगी और एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी उसके हिसाब से, तो एनर्जी और यहाँ पे रिएक्टेंट प्रोग्रेस, है ना। तो यहाँ पे हाईएस्ट में बनता है एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे भी बनेगा क्या, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। सब समझ में आ जाएगा, ग्राफ थोड़े से डिफिकल्ट दिख रहे होंगे, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो जहाँ पे रिएक्टेंट पहले होगा कहीं ना कहीं तो वो मॉलिक्यूल्स कोई से भी होते हैं, तो इतना तो बेसिक अपने को पता है कि मॉलिक्यूल्स के पास एक ग्राउंड एनर्जी होती है जिसको अपन पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इस ग्राउंड एनर्जी को भी अपन यहाँ से इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, अपन जो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं पहले। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, जो भी जीरो लेवल पे एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं है उसके पास, मॉलिक्यूल के पास कोई एनर्जी नहीं, वो पहले तो खुद कहाँ तक जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी गेन करके एक स्टेबिलिटी पाएगा, है ना। कोई भी जीरो लेवल पे तो होता नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इसके पास ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो स्टार्ट हो जाती है कहाँ से, जीरो से, और कहाँ तक जाती है, जब तक वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है। मतलब जब भी रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट होता है, पहले वो क्या बनाता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसके बाद वो क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। तो ये किसी भी रिएक्शन में यही होता है, कोई सी भी रिएक्शन तुम देख लो यही होता है, रिएक्टेंट होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इंटरमीडिएट बनता है, फिर प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे वही हो रहा है, रिएक्टेंट है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, प्रोडक्ट है। अब बात आती है थ्रेशोल्ड एनर्जी की, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी हमेशा जीरो से जहाँ तक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा वहाँ तक की एनर्जी मिनिमम कहलाएगी क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी रिएक्शन के लिए, मतलब किसी भी रिएक्शन के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट को अपन बोल रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इसको अपन बोल सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन। अगली चीज यहाँ पे आ रही है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए मतलब क्या, एक्टिवेशन, इसको शॉर्ट में दर्शाते हैं ई ए से, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी को हिंदी में बोला जाता है संक्रियण ऊर्जा, संक्रियण ऊर्जा। इसका मतलब क्या होता है ये समझो। संक्रियण ऊर्जा, जब मॉलिक्यूल्स कहाँ पे आ जाते हैं, अपने पोटेंशियल एनर्जी पर आ जाते हैं। कुछ लेवल पे उनके पास एनर्जी पहले से होती है स्टेबिलिटी के पाने के लिए, है ना। स्टेबिलिटी जितने पे वो होंगे तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो उस पोटेंशियल एनर्जी से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने तक के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड को क्या बोलते हैं, अपने पास एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, संक्रियण ऊर्जा। तो डिफरेंस है, थ्रेशोल्ड एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी आ जाता है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बाद मिनिमम एनर्जी चाहिए एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। अब यहाँ पे मैंने दो लिखा हूँ, एक फॉरवर्ड के लिए और एक बैकवर्ड के लिए। तो जब फॉरवर्ड जाएगा प्रोडक्ट, तो यहाँ पे ये फॉरवर्ड का यूज़ करेंगे अपन। फॉरवर्ड मतलब क्या, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, जब प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना रहा है तो ये बैकवर्ड होगी। तो एनर्जी लॉस नहीं होता है, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ का यूज़ होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है कि अगर फॉरवर्ड जाते टाइम ये पूरी एनर्जी इतनी रिक्वायर्ड हो रही है। ये जो डेल एच है वो यहीं तक है यार, मैंने जीरो पे बना दिया, जीरो पे नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्ट के लिए भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए यहाँ पे, है ना। ये जो डेल एच है वो सिर्फ यहीं तक आएगा, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे कितनी चीज़ें हो गई, एक तो थ्रेशोल्ड एनर्जी समझ में आ गया कि जीरो से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक की एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड जो रिएक्शन कंप्लीट के लिए चाहिए उसको थ्रेशोल्ड बोलेंगे। फॉरवर्ड के लिए पोटेंशियल एनर्जी के बाद मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड जो एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए चाहिए उसको एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स एनर्जी बोल रहे हैं। एक्टिवेशन एनर्जी जो फॉरवर्ड के लिए अलग होती है, बैकवर्ड के लिए अलग होती है। यही का यही ग्राफ यहाँ पे भी है। अपन ने अब क्या कर दिए हैं, ये प्रोडक्ट की जगह रिएक्टेंट हो गया, रिएक्टेंट की जगह प्रोडक्ट हो गया, तो ये जा रहा है। अब यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी लगा,
जब एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स हो गया, अगर वो बराबर लेवल के और नीचे चला गया तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करके स्टेबिलिटी पाता है ना, मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी पाते हैं तो एनर्जी रिलीज कर देते हैं, तो ये एनर्जी क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। जितनी एनर्जी रिलीज करेगा उसको ही अपन क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मल, क्योंकि अपने को एनर्जी निकल गई, मिली है ना। अगर वो नीचे ना जाते हो ऊपर ही कहीं रुक जाए, मतलब उसने एनर्जी क्या कर लिया है, अब्जॉर्व कर लिया है, तो उसको बोलते हैं क्या, एंडोथर्मल रिएक्शन। तो बस यही डिफरेंस है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी के बाद मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसी को अपन बोल रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये दोनों के लिए अलग अलग होती है, फॉरवर्ड के लिए अलग होती है, ई से लिखते हैं, और बैकवर्ड के लिए EAB लिख के देगा फॉरवर्ड। जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए तुम्हें क्या मान के चलना है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ही मानना है। कभी मान लो क्वेश्चन में बोल दिया है कि एक्टिवेशन एनर्जी ये है रिएक्शन की, तो तुम्हें क्या मानना है, उसको फॉरवर्ड मानना है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब ये दोनों समझ में आ गया होगा, फॉरवर्ड के लिए अलग, बैकवर्ड के लिए अलग। अब डेल एच कैसे पता करोगे तुम कि एक्सोथर्मल है या एंडोथर्मल है, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, डेल एच बराबर एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। अगर ये नेगेटिव आता है तो वो एक्सोथर्मल होगी, अगर ये नेगेटिव नहीं आता है, पॉजिटिव आता है तो एंडोथर्मल होगी। तुम्हें पता करना पड़ेगा डेल एच बराबर अगर नेगेटिव आता है इसका मतलब वो क्या है, एक्सोथर्मल है। ठीक है, अगर ये डेल एच बराबर पॉजिटिव आता है, ये मान देगा वो, है ना, इसको ऐसे के ऐसे रखना है, पॉजिटिव देता है तो वो कौन सी आएगी, एंडोथर्मल। यहाँ पे ऊष्मा शोषी एंडोथर्मल, और यहाँ पे ऊष्मा छेपी एक्सोथर्मल। एंडोथर्मल और एक्सोथर्मल तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये रिएक्शन का पूरा सार है। यहाँ पे कुछ और लिखूंगा इसलिए इसको मिटा देता हूँ। ये तो क्लियर हो गया होगा, जितनी एनर्जी आ रही है सब समझ में आ गया होगा। अब बात आती है एक्टिवेशन एनर्जी को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसको इफेक्ट कौन कौन कर सकता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड हो कोई सी भी हो, उसको दो चीज़ें इफेक्ट करती हैं। एक तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सेकंड है कैटलिस्ट, सुना ही होगा। अब कैटलिस्ट भी डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता, लेकिन इफेक्ट तो करता है। टेम्परेचर का अगर दिमाग में आ रहा है तो टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसे, नंबर ऑफ बॉन्ड नंबर और बॉन्ड एनर्जी। अगर बॉन्ड नंबर और बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाए, कम हो जाए, ये दोनों कम हो जाए तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और रिएक्शन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, और एक्टिवेशन एनर्जी कम ही चाहिए अपने को, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी से यहाँ तक जाने के लिए कम एनर्जी चाहिए, तो वो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। अगला आता है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट हमको, हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी को कम करते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हुई तो एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ कहीं आ गई तो अब कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए तो उसको इतना ही चाहिए ना, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए, कहीं बीच में यहीं तक के लिए चाहिए। इसलिए ये कैटलिस्ट क्या करते हैं, पॉजिटिव वाले थ्रेशोल्ड एनर्जी को कम करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। नेगेटिव वाले क्या करते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी को बढ़ा देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं। तो क्या होती है, रिएक्शन घट जाती है और फिर देर से होती है रिएक्शन। अब तुम सोच रहे होंगे ये खराब होते हैं ये अच्छे होते हैं, दोनों ही खराब, कोई अच्छा कोई खराब नहीं होता, ज़रूरत के हिसाब से यूज़ होते हैं। अब मान लो कोई रिएक्शन धीमे हो रही है तो उसको फास्ट करना पड़ता है, कभी कभी कोई रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है तो उसको स्लो करने के लिए अपन क्या नेगेटिव कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, तो उसके हिसाब से रिक्वायर्ड होती है। अगर इसी के ऊपर मैं पॉजिटिव नेगेटिव बताऊँ तो पॉजिटिव वाले क्या करेंगे, इसकी इसको पोटेंशियल एनर्जी को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन इसके जो थ्रेशोल्ड एनर्जी उसको कम करेंगे। तो ये वाले पॉजिटिव कम कर रहे हैं और इसके ऊपर कौन ले जाएगा, नेगेटिव वाले इसके ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर नीचे कर देंगे। ये ब्लैक वाला बिना कैटलिस्ट के है, पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट बढ़ा देते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट एनर्जी कॉम्प्लेक्स को घटा देते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को घटा देते हैं। अगली बात आती है टेम्परेचर पे डिपेंड क्यों नहीं करती है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है एक्टिवेशन एनर्जी। एक हो गया नेचर ऑफ कैटलिस्ट और दूसरा हो गया नेचर ऑफ रिएक्टेंट, बॉन्ड नंबर, बॉन्ड एनर्जी, और कैटलिस्ट हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, दो टाइप के होंगे, वो इफेक्ट करेंगे डायरेक्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी को। बात करते हैं अब, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, तो अब मैं यहाँ कहाँ पे लिखूँ,
यहाँ पे दिख रहा होगा। देखो टेम्परेचर पर डिपेंड क्यों नहीं करती है, देखो टेम्परेचर अगर तुम बढ़ाते हो बाय चांस, आगे अपन वो डिस्कस करेंगे इसको, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्त। टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, काइनेटिक एनर्जी के साथ। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है ना, अगर बढ़ी तो क्या बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, और मॉलिक्यूल्स की एनर्जी अगर बढ़ी तो वो कैपेबल हो जाएंगे ना थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए, उनके पास मिनिमम एनर्जी आ गई। इसको कैसे समझो, देखो अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो इसके कारण उनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी तो वही की वही है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनके पास एनर्जी होना चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ एनर्जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ एनर्जी ये बढ़ जाएंगे। मान लो पहले 5 ही मॉलिक्यूल यहाँ तक पहुँच पा रहे थे और इनके पास बाकियों के पास एनर्जी नहीं थी, लेकिन अपन अगर टेम्परेचर बढ़ाए तो यहाँ से जैसे पहली बार में मान लो 5 ही वहाँ तक जा पा रहे थे, लेकिन मैंने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अब 10 जाने लग जाएंगे वहाँ तक। तो मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी अभी भी कम नहीं होगी। एक्टिवेशन एनर्जी और जितना भी थ्रेशोल्ड एनर्जी था वो वैसा का वैसा ही है, लेकिन वहाँ पहुँचने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, इफेक्टिव कोलिजन करने वाले से प्रोडक्ट बनाने वाला है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सॉरी उनका जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। 5 से कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। तो टेम्परेचर डायरेक्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जितना पहले से है उतना का उतना बाद में भी होता है, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया होगा, है ना, ये सारी चीज़ें, ग्राफ भी समझ में आ गया। तो ये पहला पॉइंट हुआ अपना क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी का। ये सारे पॉइंट तुम्हें क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा। तो अब अगर अगला अपना क्या है, ओरिएंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब क्या, अभिविन्यास। अभिविन्यास ऐसा होना चाहिए कि रिएक्टेंट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बना ले और प्रोडक्ट भी बना ले, है ना। फॉर एग्जांपल इसमें गोलाकार अणु मॉलिक्यूल माना गया है ना, और ये थ्योरी में, कोलिजन थ्योरी में तो कैसे माना गया कि कोई मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स गोलाकार होते हैं, आपस में क्या करते हैं, टक्कर, कोलिजन करते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो ये 2 टाइप से हो सकता है, या तो प्रॉपर होगा या नॉट प्रॉपर होगा। 100% अच्छे से होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, तो ही प्रोडक्ट बना पाता है। इसलिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो बहुत होती है, लेकिन इफेक्टिव कोलिजन बहुत कम होते हैं, क्योंकि इस तरीके से भी टक्कर हो सकती है, वो वापस से क्या नहीं बना सकते, प्रोडक्ट बन ही नहीं सकते, वापस रिएक्टेंट ही बना जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, प्रॉपर में आमने सामने टक्कर हो रही है, ये दोनों बाकायदा क्या बना रहे हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, और उसके बाद क्या बन रहा है, प्रोडक्ट भी बन रहा है। आपस में अलग अलग होगा, ए और एस आपस में अलग अलग इन्होंने कॉम्प्लेक्स बना के प्रोडक्ट बनाए। लेकिन नॉट प्रॉपर में क्या होता है, ये इस तरीके से टक्कर होती है, कोलिजन होती है कि इनके मॉलिक्यूल्स ही आपस में अलग हो ही नहीं पाते। अगर ये दोनों यहाँ पे हैं तो यहाँ की बॉन्डिंग ब्रेक हो नहीं रही है, तो ये बॉन्डिंग वैसी की वैसी रह जाएगी, और नो चेंज, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, जैसा था वैसा पहले का पहला हो जाएगा। ये इसका ओरिएंटेशन है, कोई बहुत बड़ी भारी चीज़ है नहीं। दहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। फिर बात करते हैं, अब ये जो कोलिजन थ्योरी है इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या क्या लिमिटेशंस हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। पहली लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं ना, सीमाएँ, जो गलतियाँ इन्होंने की, लिमिटेशंस, गलतियाँ नहीं बोल सकते, इसके आगे ये जाती नहीं। सबसे पहले तो ये किसके लिए अप्लाई करती है, गैसियस मॉलिक्यूल, गैस के लिए अप्लाई होती है, लिक्विड और सॉलिड के बारे में बताती नहीं है। सेकेंड, ये स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं करती है। ये इसने पहले ही मान चुका है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, इसके बारे में बात नहीं करती है। थर्ड इसका पॉइंट आता है कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में जानकारी नहीं देती है। प्राइमरी रिएक्शन के बारे में दे देगी, सेकेंडरी रिएक्शन के बारे में भी दे देगी, 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो भी दे देगी। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, 2-3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है, तो उसके बारे में ये कोई जानकारी नहीं देती कोलिजन थ्योरी की। वहाँ पे अलग अलग टक्कर में अलग अलग प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट क्यों नहीं बन पा रहे हैं। जबकि अपन ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं कि एक टाइम पे बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनते हैं, कुछ ज़्यादा मात्रा में बनता है, कुछ कम मात्रा में, तो उस बारे में जानकारी देती है। गोलाकार इसने पहले ही बोल दिया है कि गोलाकार होते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और सिर्फ गैसियस मॉलिक्यूल के लिए होते हैं। लिक्विड में, सॉलिड में क्या होता है ये भी इसने जानकारी नहीं दी है। तो ये खत्म होता है क्या, कोलिजन थ्योरी। अब इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन बचा है इफेक्टर, कारक, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। अब अगला और इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक बार रिवाइज करना, रिमेंबर करो।
रिवाइंड करो कि हमने क्या पढ़े थे। रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमने पढ़े थे। और कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या बताता है? पॉजिटिव बताता है ये प्रोडक्ट बढ़ रहा है, नेगेटिव क्या बताता है कि रिएक्टेंट घट रहा है। लेकिन वहाँ पे अपन इस तरीके से पढ़े थे, याद हो तुम्हें, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर डेल सी बाय डेल टी प्लस माइनस के साथ इस तरीके से ग्राफ पढ़े थे। प्रोडक्ट रिएक्टेंट है तो इस तरीके से घटेगा, प्रोडक्ट है तो इस तरीके से बढ़ेगा, ये टाइम साथ बढ़ेगा घटेगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव नहीं होगा, ये हमने पहले पढ़े थे। तो अब इस रेट ऑफ रिएक्शन में कौन कौन सी चीज़ें फैक्टर अफेक्ट करते हैं, है ना, चेंज कर सकते हैं या कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव तो होगा नहीं, किस तरीके से कम ज़्यादा घटा बढ़ा सकते हैं, उस पर अपन बात करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन सिंपल है, ये पढ़ चुके हैं हम पहले। सबसे पहला जो आता है वो आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, इसके बारे में अभी चर्चा करे थे हमने, लेकिन बहुत कम करे थे। नेचर ऑफ रिएक्टेंट 3 टाइप से हो सकता है। एक हो सकता है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट कैसे? स्टेट कोई सी अवस्था 3 टाइप की होती है, सॉलिड, गैस और लिक्विड। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो गैस में ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड में और फिर सॉलिड में। सॉलिड में सबसे कम, क्योंकि उनमें कोलिजन प्रॉपर हो नहीं पाता है। गैस में कोलिजन क्या होता है? प्रॉपर और अच्छे से हो जाता है। सेकेंड हमारे पास आता है इनका फिजिकल साइज। फिजिकल साइज तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है साइज के। अगर साइज ज़्यादा हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कम होगा, क्योंकि कोलिजन ज़्यादा अच्छे से प्रॉपर हो नहीं पाएगा। बड़ा साइज नहीं चाहिए, छोटे छोटे मॉलिक्यूल चाहिए, छोटे छोटे मॉलिक्यूल का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है, तो साइज कम से कम चाहिए। अगला आता है अपने पास केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आ जाएगा? वही आ जाएगा, बॉन्ड नंबर कम होना चाहिए, बॉन्ड एनर्जी कम होना चाहिए। अभी डिस्कस करे थे हमने एक्टिवेशन एनर्जी में, सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पे नेचर ऑफ रिएक्टेंट 3 अलग अलग वेराइटी में आता है, फिजिकल स्टेट, फिजिकल साइज और अपने पास केमिकल प्रॉपर्टी। तो इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास अमाउंट। अमाउंट बोलो या कॉन्संट्रेशन बोल दो। रिएक्टेंट का कॉन्संट्रेशन ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बढ़ाने के बाद कुछ टाइम बाद रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा नहीं, हमेशा बढ़ता ही। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कॉन्संट्रेशन के। और कॉन्संट्रेशन को अपन किस तरीके से लिखते आए हैं? ए की तरह लिखते आए हैं, ठीक है। तो ये हमेशा इसके ऊपर तो डिपेंड डायरेक्ट ही करेगा, क्योंकि इसको अपन dA/dt लिखे। टाइम के साथ अगर कॉन्संट्रेशन बढ़ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़नी है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, ये भी हो गया प्रेशर। नहीं, प्रेशर से पहले हम बात करेंगे क्या? कैटलिस्ट की। हमने अभी बात करें कैटलिस्ट की। पॉजिटिव होते हैं कैटलिस्ट और नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव आर को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, और नेगेटिव वाले रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। कैसे डिक्रीज इंक्रीज करेंगे? तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को कम करेंगे, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी को बढ़ाएंगे, उससे एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी घटेगी। ये अभी अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। अगला अपने पास 4th नंबर पे आता है प्रेशर। प्रेशर की बात करें अपन तो प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है? तो पहले तो ये सॉलिड और लिक्विड के लिए अप्लाई होता ही नहीं है। सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड लिक्विड के ऊपर अप्लाई नहीं होता है प्रेशर, उस पर उतना इफेक्ट करता ही नहीं। गैस के ऊपर क्या करता है? प्रेशर ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। जैसे जैसे तुम प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा, कोलिजन क्या इफेक्टिव कोलिजन बढ़ने लगेंगे, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगली बात करें अपन रेडिएशन की। रेडिएशन क्या होता है? एच म्यू, जो भी फोटोकेमिकल रिएक्शन में होता है। तो एच म्यू हमेशा फोटोकेमिकल रिएक्शन में ही यूज़ होगा। फोटोकेमिकल रिएक्शन में ही यूज़ होगा, नॉर्मल रिएक्शन में यूज़ नहीं होता। जैसे बहुत सारी रिएक्शन होती है ना, जैसे कि अपने हाइड्रोकार्बन CH4 है Cl2 के साथ, ये जो रिएक्शन होती है वो एच म्यू में होती है। तो अगर यहाँ पे एच म्यू नहीं है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? होगी नहीं, होती ही नहीं है रिएक्शन। बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जिसमें एच म्यू रेडिएशन का यूज़ होता है। तो जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है उसमें रेडिएशन इफेक्ट करती है रेट ऑफ रिएक्शन को। एच म्यू प्रेजेंट है या ज़्यादा है, जिस हिसाब से भी है, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है।
ये 5 तो बहुत सिंपल पॉइंट थे। इनमें सबसे 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 इंपॉर्टेंट आता है क्या, टेम्परेचर। 6वें नंबर पे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वो सबसे बड़ा है। तो ये 5 पॉइंट फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, फिजिकल स्टेट, फिजिकल साइज और केमिकल प्रॉपर्टीज इस तरीके से इफेक्ट करेंगी। अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशन हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता ही है। कैटलिस्ट, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव 2 टाइप के होंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। किस तरीके से बढ़ाएंगे, तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को कम ज़्यादा करके, कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। प्रेशर सॉलिड लिक्विड पे एप्लीकेबल नहीं होता है, सिर्फ प्रेशर एप्लीकेबल होता है किसके ऊपर, गैस के ऊपर। तो गैस में अगर तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बढ़ेगी। फिर रेडिएशन किस में एप्लीकेबल होगी, सिर्फ फोटोकेमिकल रिएक्शन में, जैसे कि अपन HMU का यूज़ करते हैं। तो जितनी भी HMU रिएक्शन हो जाएंगी उनका बढ़ेगा क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। आगे अपन बात करते हैं सबसे लास्ट वाला और सबसे इम्पोर्टेंट, टेम्परेचर। अगला टेम्परेचर आ गया है। एक ग्राफ बनाया हुआ है मैंने, इसको अपन बाद में समझेंगे, पहले टेम्परेचर के बारे में समझते हैं कि टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इफेक्ट करता है। तो टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंफ्यूज मत होना इसमें। टेम्परेचर बढ़ाओगे यार, क्या तो हार हो जाते हैं। टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़नी ही बढ़नी है, वो एक्सोथर्मल हो या एंडोथर्मल हो, इससे अपने को कोई मतलब नहीं। तो दोनों रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि तुम टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो उससे क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ी तो एक्टिव मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। एक्टिव मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी वो गेन करते जाएंगे और वो कहाँ पहुँच जाएंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुँच जाएंगे। तो एक्टिव मॉलिक्यूल का नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। तो एक्टिव मॉलिक्यूल का अगर नंबर बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती है, बढ़ती है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि वो ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। रिएक्शन लीशा-तोलिए वाला लॉ यहाँ पे नहीं लगता है। लीशा-तोलिए आगे पीछे रिएक्शन को बताता है कि फॉरवर्ड या बैकवर्ड होगा, लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं अपन। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती ही है। पहली बात कैसे बढ़ती है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी टोटल नहीं बढ़ती, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो मॉलिक्यूल की अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो वो एक्टिव मॉलिक्यूल हो जाएगा, और एक्टिव मॉलिक्यूल हुआ तो वो रेट ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाए, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़नी है। अब ये 2 चीज़ों को टेम्परेचर से अपन किस तरीके से इफेक्ट करता है वो देखते हैं। पहला बात करते हैं अपन, रेट कांस्टेंट को इफेक्ट करता है। रेट कांस्टेंट के की बात अपन पहले भी कर चुके हैं, यूनिट भी देख चुके हैं, बहुत सारे इसके बारे में रिएक्शन क्या इक्वेशन भी पढ़ चुके हैं। तो कैसे इफेक्ट करता है, तो जब भी अपन 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो अपने पास रेट कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, 2 to 3 टाइम्स हो जाएगा, दुगुना या 3 गुना, 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो या तो दुगुना होगा या तिगुना होगा। अपन को जब तक क्वेश्चन में ना दिया जाए तब तक क्या मान के चलना है, वो दुगुना मान के चलना है। इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ा जाता है क्या, K2/K1 बराबर म्यू की पावर डेल टी बटे टी 0। T0 मतलब क्या, स्टार्टिंग का टेम्परेचर, और जब तक क्वेश्चन में टेम्परेचर की भी बात ना की जाए तो टेम्परेचर कितना लेके चलना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जब भी बोले 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है, दुगना हो रहा है, तो बेस ये जो म्यू है, ऐसा अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि 2 क्या हार्न बजाते हैं रे, आज इंदौर खुल गया तो इतना हार्न बजा रहे हैं, तो 2 गुना क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ऐसा क्वेश्चन में बोलेगा। 3 गुना भी बोल सकता है, 2 गुना भी बोल सकता है। तो तुम्हें इस म्यू की जगह पे क्या लेके चलना है, 2 या फिर 3, जैसा क्वेश्चन में बोले। मैक्सिमम टाइम क्या लिया जाता है, 2 लिया जाता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये फॉर्मूला अच्छे से याद करना है। K2 क्या है, बाद वाला कि रेट कांस्टेंट, K1 क्या है, पहले वाला रेट कांस्टेंट, म्यू क्या है, एक बेस है अपन जिसको टेम्परेचर कॉफिशिएंट बोल रहे हैं, तापमान गुणांक बोल रहे हैं, है ना। म्यू को अपन बोल रहे हैं क्या, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकता है, या 2 या 3 हो सकता है। जब तक क्वेश्चन में ना दिया जाए 2 लेके चलना है, जब तक टेम्परेचर ना दिया जाए तुम्हें स्टार्टिंग का टेम्परेचर 25 डिग्री लेके चलना है। तो अब यहाँ पे क्या कैसे करोगे तुम इसको सॉल्व, इसमें टेम्परेचर में जो भी अंतर आ जाए, है ना, जैसे कि टेम्परेचर में 25 से 35 हो गया तो कितना अंतर आ गया, 25 से 35 होने में 10 का अंतर आया ना। यहाँ पे टेम्परेचर स्टार्टिंग वाला लिखना नहीं था, 10 लिखना है, 10 लिखना है, ठीक है।
बाय मिस्टेक लिखा गया, 10 से भाग देना है। तो डेल टी देख लेना कितना चेंज आया, 20 हो जाएगा, तो 10 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 20। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि K1 दिया हुआ है और उसने टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया है और बढ़ा के कितना कर दिया है 45 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो K2 कितना गुना हो जाएगा ये निकालना है। अगर हर 10 डिग्री पे कितना हो रहा है दुगना बढ़ रहा है, तो तुम्हें ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, ये वाला फॉर्मूला उठाओ, K2/K1 लगाओ, तो K2/K1 लगा दिए, बराबर कैसे करना है 25 से 45, मतलब कितना अंतर आया, डेल टी कितना आ गया 20 आ गया ना, और म्यू को कितना रखना है 2, तो ये कितना आ गया 20 बटे में कितना हो गया 10, काटो तो 2 हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो गया 4, तो ये K2 बराबर कितना हो जाएगा 4 गुना ऑफ K1। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे रेट कांस्टेंट एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तुम्हें म्यू यहाँ पे टेम्परेचर कॉफिशिएंट है जो जिसका मान लेके चलना है तुम्हें 2, बार बार रिपीट करने से भी कोई मतलब नहीं है, इतना क्लियर हो गया होगा। तो जब भी क्वेश्चन में टेम्परेचर ना दे तो 25 डिग्री मानना है, जब तक दुगना ना बोले 2 गुना ही मानना है, वैसे तो हर बार बोल देता है कि दुगना है। तो ये सिर्फ 25 से 45 नहीं होता, 25 से कभी कभी 115 125 इतना चला जाता है, तो उस टाइम पे तुम्हें टेम्परेचर का डिफरेंस देखना है, उसको 10 से भाग दे देना है और 2 की घात में देना है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये पहला पॉइंट हमारे पास क्लियर हुआ, क्या, रेट कांस्टेंट। अब ये ग्राफ को समझते हैं। ग्राफ क्या बोल रहा है, मैक्सवेल और बोल्ट्जमान का रिएक्शन, इन्होंने किसने दिए थे ये ग्राफ, मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने, इसको बोलते हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटर कर्व। इसमें 2 ग्राफ हैं, एक ब्लू वाला है वो T टेम्परेचर पर है, एक ब्लैक वाला है वो किस पे है T+10 टेम्परेचर पे। ब्लैक वाला T+10 टेम्परेचर पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा गया। इस साइड में अपन ले रहे हैं क्या, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, या फिर इसको NE/NT लिख रहे हैं। यहाँ पे E क्या है, इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स, E बराबर है इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स, और NT क्या है, टोटल मॉलिक्यूल्स। तो सिंपल सा है कि इनका दोनों का फ्रैक्शन ले रहे हैं ना, अनुपात ले रहे हैं। तो जब मैं इसको T टेम्परेचर पर बनाऊंगा तो इस तरीके का कर्व आएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो फिक्स है कि इस लाइन तक थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर थ्रेशोल्ड एनर्जी घट या बढ़ नहीं रही, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, सेम है। ये ग्राफ थोड़ा सा अच्छा भी ग्राफ है इस मामले में थ्रेशोल्ड एनर्जी को समझाने, तो ये आगे बढ़ नहीं रहा। इस साइड अपन ने काइनेटिक एनर्जी ली है, तो काइनेटिक एनर्जी इधर जाने पर इंक्रीज हो रही है। अब जैसे ही अपन ने टेम्परेचर बढ़ाए, ब्लैक वाला, ये देखो ब्लैक वाला बढ़ा है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आगे की साइड शिफ्टिंग हो गई है, पहले यहाँ थी पहले यहाँ शिफ्ट हो गई है। तो यहाँ पे ये देखो ये वाला अपन मान लेते हैं K1 है काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे जाके काइनेटिक एनर्जी सेकंड है, काइनेटिक एनर्जी 1। तो काइनेटिक एनर्जी सेकंड दिख रहा है कि ज़्यादा है किससे, काइनेटिक एनर्जी 1 से, ये तो अपना पहला हो गया। और लास्ट में जाके भी देखो कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी वापस से इंक्रीज हुई, अपने को क्या हो रही, मिल रही। ये वो मॉलिक्यूल होंगे जो पहले से एक्टिव थे और उनकी एक्टिवेशन एनर्जी और बढ़ गई, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी और आगे चली गई, और जो मॉलिक्यूल एक्टिव नहीं थे वो एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करके यहाँ तक आ गए। अब सेकेंड यहाँ पे अपने पास अगला पॉइंट आता है ये वाला, तो एक ब्लू वाला देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मान लो इफेक्टिव मॉलिक्यूल Ne1 है और यहाँ पे इफेक्टिव मॉलिक्यूल क्या हो गए, Ne2 हो गए। तो दिख रहा है कि Ne2 क्या है, ज़्यादा है Ne1 से, क्योंकि ग्राफ क्या हो रहा है, ऊपर की साइड बढ़ रहा है। तो इफेक्टिव मॉलिक्यूल सेकेंड वाले ज़्यादा हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर इफेक्टिव मॉलिक्यूल भी बढ़ते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। ये ग्राफ समझाता है कौन, मैक्सवेल और बोल्ट्जमान का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अगला अपन देखते हैं क्या, आर्हेनियस इक्वेशन। अगला हमारे पास है आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस समीकरण क्या है, इसके बारे में पहले पढ़ने से पहले हम देखो टेम्परेचर लास्ट 6 नंबर का पॉइंट पढ़ रहे हैं अपन, रेट ऑफ रिएक्शन को जो इंक्रीज करता है। तो टेम्परेचर डायरेक्ट ऊष्माक्षेपी हो या ऊष्माशोषी हो, रेट ऑफ रिएक्शन को तो बढ़ाता ही है। उसके बाद रेट कांस्टेंट को भी ये क्या कर देता है, दुगना कर देता है हर 10 डिग्री पर। इसी के साथ आर्हेनियस ने भी एक इक्वेशन दिया था जो किस तरीके से इफेक्ट करता है उसकी अपन बात करते हैं। तो ये रेट कांस्टेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है e⁻ EA/RT के। अब जब इसका कांस्टेंट हटाते हैं तो k बराबर आता है a e⁻ EA/RT। ये पूरा बना। इसके बारे में तुम्हें अब देखो क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले तो k क्या है, रेट कांस्टेंट है, इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। a क्या है, तो ये है आर्हेनियस कांस्टेंट, आर्हेनियस नियतांक, इसकी भी वैल्यू वो देगा। इसके बाद यहाँ पे EA क्या है, तो ये है संक्रियण ऊर्जा,
संक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, इसकी भी अपन चर्चा कर चुके। T4 क्या है? टेम्परेचर, टेम्परेचर किस में लेना है? तो तुम्हें लेना है केल्विन में। इसके बाद आता है R4 हो गया गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, क्योंकि ये जो पूरी इक्वेशन कोलिशन थ्योरी में दी गई थी किसके लिए दी गई थी? गैस के लिए। तो इसका तुम्हें मान यूज़ करना है 8.314 जूल वाला, ठीक है। तो ये पूरा इक्वेशन समझ में आ गई। अब इसको अपन थोड़ा सा कन्वर्ट करके K/A बराबर लिख सकते हैं e⁻⁻ इस पूरे को बोलते हैं अपन क्या? एक्टिव मॉलिक्यूल्स। K/A क्या कहलाता है यहाँ पे? K/A बराबर एक्टिव मॉलिक्यूल, एक्टिव मॉलिक्यूल मतलब एक्टिव मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एक्टिव मॉलिक्यूल वे होते हैं जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, मतलब एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है वही क्या कहलाते हैं? एक्टिव मॉलिक्यूल कहलाते हैं। तो K/A जब डिवाइड करते हैं तो एक्टिव मॉलिक्यूल आ जाता है। अब इस पूरे को क्या बोलते हैं? तो e⁻⁻ को बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान नियतांक भी बोलते हैं। तो उन सब की अपने चर्चा नहीं करेंगे, बस ये इंपॉर्टेंट है कि K/A क्या होता है? एक्टिव मॉलिक्यूल की नंबर होता है जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है या बराबर होती है, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। ये पूरा का पूरा है अपने पास आर्हेनियस इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन क्या है? मेन इक्वेशन है, इसी में अपन ने सभी की चर्चा कर ली। अब इसका अपन लॉगरिथम लेते हैं तो क्या बनता है? जब अब अपन क्या करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है इसका लेंगे लॉग, लॉग लेने पर, तो लॉग लेने पर क्या होगा? अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ यार, बहुत माथापच्ची है, पूरा डिराइव करेंगे, अपने काम का है नहीं, अपने काम का डायरेक्ट है। तो लॉग लेने पर क्या बनता है तुम्हें वो याद रखना है। तो ये बनता है log K बराबर log A माइनस EA/2.303 RT, ये इक्वेशन बनती है। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसी का भी आगे भी करेंगे। तो ये हो गया अपने पास एक इक्वेशन बन गई log K बराबर log A माइनस EA/2.303। इसको अपन y बराबर C माइनस mx से कंपेयर करें। मैं यहाँ पे t को थोड़ा सा बाहर लिख रहा हूँ क्योंकि अपने को ग्राफ बनाना है, 1/t करके लिख रहा हूँ, इनटू में 1/t, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 1/t अपन ग्राफ बना रहे हैं किसके बीच? रेट कांस्टेंट और 1/t के बीच, आर्हेनियस के इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या होता है देखो, इधर अपन 1/t लेंगे और इधर क्या लेंगे? log K लेंगे। इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव बना देंगे। ये अपने पास इंटरसेप्ट अंतःखंड क्या आ गया? पॉजिटिव। कितना आया? log A आ गया। अब इसकी जो स्लोप है माइनस है या प्लस है? तो माइनस है, तो इसके बाद क्या होगा? ग्राफ घटे, इस तरीके से घटे। इसकी जो स्लोप है m बराबर माइनस EA/2.303 R आएगी। तो इस तरीके का एक ग्राफ बनेगा। स्लोप डिसाइड करता है यहाँ पे अब कि माइनस है या प्लस है, क्योंकि टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे घटाओगे कितना भी, यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर बढ़ भी रही है तो उसका इंटू करने पे तो नेगेटिव ही आ रहा है ना। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतना ही उसमें घटाव आते जाएगा नेगेटिव की वजह से। तो ये एक प्रॉपर ग्राफ इस तरीके से बनता है। तो इस इक्वेशन का अपन ने पहले क्या कर दिए? लॉगरिथम लेके ये इक्वेशन बनाए। अब इसी का अपन क्या करेंगे? दो T1 और T2 टेम्परेचर पर इक्वेशन बनाएंगे। दो डिफरेंट टेम्परेचर है, एक ही इक्वेशन, तो दो डिफरेंट टेम्परेचर पे तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। अब वहाँ पे अपन ने 10 डिग्री लिए थे प्रॉपर, तो 10 डिग्री पे तो वो दुगना हो रहा था, ये फिक्स था। लेकिन यहाँ पे अपन प्रॉपर 10 डिग्री इंक्रीज नहीं करें, कितना भी इंक्रीज करेंगे। तो दो डिफरेंट टेम्परेचर पर ग्राफ, इसका जो समीकरण है वो बनेगी log K2/K1 बराबर EA/2.303 R, और यहाँ पे याद रखना T2 माइनस T1 बटे में T1 T2। ये इक्वेशन बनेगी दो डिफरेंट टेम्परेचर पर। डिफरेंट टेम्परेचर जैसे कुछ भी हो सकता है, 273 से अपन बढ़ा के करते हैं 310, 320, उस हिसाब से। तो हम ये वाला ग्राफ इक्वेशन याद रखोगे ना तो ज़्यादा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि इसमें हमको दिख रहा है कि T2 माइनस T1 करना है, मतलब T2 इंक्रीज हो रहा है, कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज होगा तो वो कम होगा। तो ये लोग इस साइड में भी है, इस साइड कोई लोग नहीं है, सब खत्म हो गया, क्योंकि ये तो क्या हो जाता है, दो इक्वेशन बनाने के बाद कट जाता है। अपन ने इसको माइनस करके इस तरीके से सॉल्व करे हैं। तो T2 माइनस T1 याद रखना, और नीचे क्या याद रखना है? T1 और T2 का गुणा कर रहा है, ये तो बढ़ेगा ही, तो log K2/K1 हो गया। सिंपल है।
ये सॉल्व करते आना चाहिए, लॉग की वैल्यू अच्छे से याद होना चाहिए, एंटी लॉग की भी याद होना चाहिए। एंटी लॉग कैसे होता है, जैसे 2 का एंटी लॉग हो जाता है 10 की पावर 2, 0.3 का एंटी लॉग हो जाता है कितना 2, तो जैसी वैल्यू उसकी पहले लॉग में रही होगी उसका अपोजिट करेंगे तो वो एंटी लॉग हो जाएगा, वैसे याद होना चाहिए। तो ये इक्वेशन थर्ड बनी। सबसे पहली इक्वेशन ये वाली है, ये दूसरी है जिससे अपन ने ग्राफ बनाए, और ये तीसरी वाली, ठीक है। अब चौथी, इसी का अपन क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो डायरेक्ट ही मैं लिख रहा हूं, इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर, डिफ्रेंशिएशन अवकलन, तो एक अवकलन वाली समीकरण बनती है, वो डायरेक्ट याद रखना, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी नहीं है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछी गई थी, वो थी डी बटे में डी टी एल एन के बराबर ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड, सॉरी डिफरेंशिएटेड इक्वेशन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। तो आर्हेनियस इक्वेशन का अपन ने क्या कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद ये इक्वेशन मिली। तो ये डायरेक्ट याद रखना है, इसी को अपन डायरेक्ट एग्जाम में पूछिए तो बस इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, वो क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर और इसके ऊपर। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आते हैं दो डिफरेंट टेम्परेचर पर, और इसके ऊपर भी आए हुए हैं, अपन क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। तो इतना तो क्लियर समझ में आ ही गया होगा। ये फॉर्मूले हैं यार, इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे अगर अपन क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन अब प्रैक्टिस करवाऊँगा नहीं यार, बहुत वो लगता है, टाइम भी लगता है, वीडियो बड़ी बनती है, तो उससे कोशिश करना, समझा मैं सब देता हूँ क्वेश्चन, कुछ मेरे को जो लगते हैं वो मैं करवा भी देता हूँ जिस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2008 का, क्या बोल रहा है, दो रिएक्शन है, K1 बराबर ये दिया है, K2 बराबर ये दिया है। K1 बराबर K2 होने के लिए कौन सा टेम्परेचर होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाते थे इस टाइप के। तो इस टाइप में क्या करना है, तुमसे पहले देखो कि ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो ये आर्हेनियस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। आर्हेनियस इक्वेशन क्या है हमारे पास, K बराबर A e टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टू, ये हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशन है। तो इसने क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि K1 बराबर K2 के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो वो इक्वेशन जाए भाड़ में, इन दोनों को क्या कर दो, बराबर कर। K1 बराबर K2 करूँगा तो K1 बराबर 10 की पावर 60 e टू दी पावर माइनस 2000 बाई टी बराबर 10 की पावर 50 e टू दी पावर माइनस 1000 बाई टी, ये कटेगा तो बचेगा 10 बराबर ई को उधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस 1000 बाई टी बटे में e टू दी पावर माइनस 2000 बाई टी। क्लियर, ये ऊपर जाएगा 10 बराबर e टू दी पावर माइनस 1000 बाई टी इंटू में। अब ये ऊपर क्यों जाएगा, कभी भी नीचे माइनस में पावर होती है, अगर ऊपर ले जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाती है। तो इंटू में e टू दी पावर क्या जाएगी, माइनस 2000 बाई टी प्लस 2000 बाई टी। आधार समान है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं चिन्ह के साथ। तो 2000 1000 है तो क्या बचेगा, e की पावर 1000 बाई टी, और इधर बचेगा 10। अब इसका अपन क्या लेते हैं, लोग लेना पड़ेगा ln वाला, क्योंकि यहाँ पे e बेस है। अगर 10 बेस होता तो अपन लोग 10 लेते, लेकिन यहाँ पे क्या है, e बेस है, इसलिए अपन ln लेंगे। दोनों साइड ln लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln 10 बराबर ln e बेस पे होता है, तो ln e की पावर प्लस में 1000 बाई टी। अब जैसे कि ln लेते हैं, अगर बेस सेम हो जाए, ln का बेस क्या होता है, e होता है, यहाँ पे भी e होता है, तो यहाँ पे जब 10 e की पावर 10 होगी तो उसकी वैल्यू 1 नहीं होती, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 2.303। ये याद रखने वाली बात है कि ln की पावर ln e बेस पर 2.303 में निकल के आता है, और ये e सेम होते हैं इसलिए कट जाते हैं, और जो भी पावर है वो सामने आ जाती है। तो 1000 बाई टी क्रिस क्रॉस करोगे तो t बराबर क्या हो जाएगा, 1000 बट्टा 2.303 केल्विन। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। कैसे सोल्व करना था समझ में आ गया होगा, दोनों को बराबर करना था, ऊपर नीचे करके काटना था। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन नीट 2013 में क्या पूछा है, इसने बोला है कोई रिएक्शन है 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, डबल, दोगुनी हो जाती है। तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। दो डिफरेंट टेम्परेचर पर अपन ने रिएक्शन देखे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रही है, मतलब K1 K2 डबल हो रहा है। तो हमने दो डिफरेंट टेम्परेचर पर देखे, इक्वेशन क्या बनी थी, लो 10 बेस पर K2 बटे K1 बराबर, यहाँ पे आ गया था E A अपॉन 2.303 R, और यहाँ पे आया था T2 माइनस T1 बटे T1 T2,
ये अपन ने करे थे। तो कभी भी पहले सबसे पहले तो क्या करना है, 20 और 35 को चेंज करना पड़ेगा तुम्हें किसमें, केल्विन में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 293, ये आ जाएगा T1, और T2 कितना आएगा, तो कितना आएगा 35 + 273, और ये हो जाएगा 5 3 8 7 3 10 308, ये हो जाएगा T2। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, मतलब T1 T2 तुम्हें पता है, ये जहाँ पे मान रखना है। अब यहाँ पे डबल बोला रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसको दुगना कर दो, तो K2 दुगना और ये K1, तो ये कितना हो जाएगा log, और K2 हो जाएगा मतलब 2K/K बराबर EA निकालना है, तो EA निकालना है 2.303 इंटू में R की वैल्यू क्या करनी है तुम्हें, 8.314 क्वेश्चन में दी रखी है। यहाँ पे क्या करना, 20 - 35, सॉरी 35 - 20 कितना बचेगा 15, बट्टे में ये कितना आ जाएगा 293 गुणित में 308, ये आएगा। पूरा सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर लिख रहा हूँ, पहले काट पीट के कर लेना। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू हो जाती है 0.302 बराबर EA है, बट्टे में क्या है 2.303, ये सब क्रिस क्रॉस करोगे तो 8 दूनी 16, मतलब इसको लगभग अपन 19 ले सकते हैं। 19 का गुणा करोगे और इस सबको पूरा सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, मेरे को याद है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा 15 बट्टे में 293 गुणित 308, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 34.2 किलो जूल प्रति मोल, 34.2। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करना है यार, कैलकुलेशन करते नहीं बैठूंगा मैं बोर्ड पे। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, क्या करना था, दो डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है, तो आर का मान भी दिया, एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है, तो पहले केल्विन में चेंज करके ये फॉर्मूला लगा के पूरी वैल्यू पुट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पश्च और अग्र पश्च अभिक्रिया के लिए एक्टिवेशन एनर्जी पूछी जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी का अग्र पश्च अभिक्रिया के साथ फॉर्मूला क्या है, तो वो है ΔH बराबर EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड, ये फॉर्मूला है। या फिर ΔH को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। इसमें कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन पे प्रोडक्ट बनता है और बैकवर्ड रिएक्शन पर रिएक्टेंट बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जब x से y बन रहा है तो y -20 किलो जूल प्रति मोल। कभी भी जब रिएक्शन की एंडिंग हो जाती है तब पॉजिटिव या नेगेटिव में जो भी एनर्जी लिखी हुई है उसको तुम ΔH के बराबर मानो। जैसे कि -20 किलो जूल प्रति मोल लिखी है तो ΔH बराबर कितना हो जाएगा, -20 किलो जूल प्रति मोल। जो भी अभिक्रिया की एंडिंग पर है, जो भी समाप्ति पे है, उसके बाद जैसा लिखा हुआ है वैसा ΔH बराबर मान लो। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मान लो, नेगेटिव है तो नेगेटिव मान लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसने फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी दिया 60 किलो जूल प्रति मोल, तो बैकवर्ड के लिए पूछा है। फॉर्मूला क्या है अपने पास, ये वाला है, तो लगा दो ΔH बराबर एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। ΔH कितना आ रहा है, -20 जूल किलो जूल प्रति मोल। फॉरवर्ड के लिए कितना था, 60, चिन्ह के साथ रखना है और चिन्ह के साथ आंसर भी आएगा। ये इधर जाएगा, ये उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड पॉजिटिव, ये हो जाएगा 60 + 20 कितना हो जाएगा, 80 किलो जूल प्रति मोल। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक पे बन सकते हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा। ठीक है, हम ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा नहीं रहा हूँ, इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का। तब तक के लिए बाय बाय।